तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो इससे पिछले लेक्चर में हमने कर लिया था अपने काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप तक कि पार्टनरशिप हम कितने कितने काइंड की होती है। दो बेस पे हमने क्लासीफाई करा था। पहला बेस था हमारा बेस्ड ऑन ड्यूरेशन कि ड्यूरेशन के बेस पर पार्टनरशिप को कितने पार्ट में क्लासीफाई करेंगे, और दूसरा था हमारा बेस्ड ऑन पर्पस। तो ड्यूरेशन में सबसे पहली थी एट विल मतलब कि जब तक पार्टनर की इच्छा चल रही है, जब तक पार्टनर की विल है तब तक पार्टनरशिप चलती रहेगी। जब पार्टनर्स की इच्छा नहीं होगी तो उस टाइम पे पार्टनरशिप को बंद कर देंगे। दूसरा हमने पढ़ा था पार्टनरशिप फॉर फिक्स टेन्योर, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल एग्जाम्पल है फॉर फिक्स टेन्योर के। तीसरा हमने पढ़ा था स्पेशल पर्पस का एग्जांपल मैं दिया था कि मानो हमको रोड बनानी है, हमें गवर्नमेंट ने कहा कि आपको 20 किलोमीटर की रोड बनानी है। तो ये स्पेशल पर्पस है, जैसे ही हमारे 20 किलोमीटर की रोड बनेगी मैं अलग और मेरा जो दूसरा पार्टनर है वो अलग। और जनरल पार्टनरशिप तो आपको पता ही है कि जिसका कोई स्पेसिफिक मतलब जो एक जनरली हो, कोई स्पेसिफिकल पर्पस के लिए ना हो। पार्टनरशिप है लेकिन स्पेसिफिकल बिजनेस है, लेकिन स्पेसिफिक मान लो ये तो हमारे 20 किलोमीटर रोड के लिए थे। अब मैं मेरे दोस्त आ रहे हैं कि अब हम सॉफ्टवेयर बनाएंगे, सॉफ्टवेयर का कोई कांड नहीं बताया, टैली वैली कुछ नहीं, सिर्फ सॉफ्टवेयर बोला। तो सिर्फ सॉफ्टवेयर बोलने से ये हो जाएगा कि वो जनरल पर्पस के अंदर आ जाएगी। आज हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप डीड। हमने जब इसेंशियल पढ़े थे, जब मतलब जो इसेंशियल फीचर पढ़े थे अपने पार्टनरशिप के, उसके अंदर हमने पढ़ा था कि पार्टनरशिप में अंदर एग्रीमेंट होना कंपलसरी है। एग्रीमेंट होना कंपलसरी है, तो जब पार्टनरशिप के बीच में एग्रीमेंट होता है, पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट होता है पार्टनरशिप के लिए, उस एग्रीमेंट को कहते हैं पार्टनरशिप डीड, चाहे ओरल हो या रिटर्न हो। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिखाया भी था, एक बार वो दिखा देता हूँ। देखो ये रहा, ये पार्टनरशिप डीड का ये एग्रीमेंट ही तो है। अभी रिटर्न है तो ऐसे रिटर्न भी डीड है, और ओरल हुआ तो ओरल भी डीड ही कहलाएगा। जब भी पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट होता है उसे कहते हैं पार्टनरशिप डीड। कर लेते हैं। अब बताना आप वॉइस क्वालिटी वगैरह आपको सब सही है कि नहीं। पार्टनरशिप डीड, ठीक है ना। चलिए करते हैं स्टार्ट। पार्टनरशिप डीड क्या था। पार्टनरशिप इज अ रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट। हमें सबको पता है कि पार्टनरशिप का एक इसेंशियल फीचर ये भी है कि उसमें एग्रीमेंट होना कंपलसरी है। अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो कोई पार्टनरशिप नहीं है। नो पर्टिकुलर फॉर्मेलिटीज आर रिक्वायर्ड फॉर एग्रीमेंट ऑफ अ पार्टनरशिप। लेकिन पार्टनरशिप के लिए कोई पर्टिकुलर फॉर्मेलिटीज जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ पार्टनरशिप होना कंपलसरी है। अगर पार्टनरशिप किसी उसमें एग्रीमेंट में नहीं है, किसी बिजनेस में पार्टनरशिप नहीं है, मतलब किसी बिजनेस में एग्रीमेंट नहीं है कि हाँ, हम पार्टनर है। मतलब मैं हूँ और मेरा दोस्त, हम ऐसे काम करो जा रहे हैं ना, हम को रिटर्न एग्रीमेंट करा ना ओरल एग्रीमेंट करा, तो वो हम दोनों का चाहे हम दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, दो पर्सन हैं, बिजनेस पर्पज से कर रहे हैं काम, सब कुछ कर रहे हैं, फ्यूचर में प्रॉफिट भी बांट लेंगे, लेकिन हमारे बीच में अगर एग्रीमेंट नहीं ना कि हम पार्टनर हैं या हम पार्टनर प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे फ्यूचर के, उस केस में हम पार्टनरशिप में नहीं माने जाएंगे। ये कह रहा है। इट मे बी रिटर्न और फॉर्मली वर्बल। वर्बली मतलब बोलने से, ओरली, चाहे रिटर्न हो चाहे ओरल हो, लेकिन जो भी एग्रीमेंट होता है उसे पार्टनरशिप डीड ही कहते हैं। बट इट इज डिस्क्राइब टू हैव अ पार्टनरशिप एग्रीमेंट इन राइटिंग टू अवॉइड फ्यूचर डिस्प्यूट। लेकिन आप, मैंने आपको पहले भी समझाया कि आप समझो कुछ। मानो आप कह रहे हो कि मैं मेरा दोस्त है, हमने ओरली बात कर ली कि हाँ हम पार्टनर हैं, आगे का जो फ्यूचर आएगा, आगे का जो फ्यूचर में हमारा प्रॉफिट आएगा वो हम आधा 50-50 रेशियो में बांट लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बांटेंगे। दोस्त के मन में आ गया लालच, पैसे देख के, पैसे देखते को साथ दोस्त पलट गया, और दोस्त ने मुझसे कहा कि आप हो कौन। मैं कह रहा यार सकरे का भाई नहीं था तू। क्या कोई भाई भाई नहीं, पैसे के आगे कोई ना भाई है ना बहन। तो दोस्त ने मुझसे ऐसा कहा। मैं परेशान, अब मैं कह रहा हूँ चल कोर्ट जाऊंगा। दोस्त ने कहा जाओ कोर्ट। हम तुम कागज दिखाओ, रिटर्न रिटर्न डॉक्यूमेंट दिखाओ कहाँ है। मैंने कहा पार्टनरशिप डीड का दूसरा एसेंशियल एलिमेंट है ओरल भी। कहेगा ओरल, जाओ प्रूफ करके दिखाओ। प्रूफ करो ना। उस टाइम कमरे में तुम और मैं थे जब हमने डिस्कशन करी थी, जब अपनी पार्टनरशिप को एग्रीमेंट बनाया था, मैं पलट गया। अब तुम कहाँ से लाओगे प्रूफ, ना तुम्हारे पास वो कोई ऑडियोग्राफी है ना वीडियोग्राफी है ना कोई प्रूफ है, ना कोई थर्ड पर्सन बीच में हमारे था जब हम बात कर रहे थे, उस टाइम पे कोई थर्ड पर्सन नहीं था। तो तुम कैसे प्रूफ कर पाओगे ऑर्डर डीड को, तो वो दिक्कत आएगी नहीं आएगी। यही दिक्कत है कि अगर आप एग्रीमेंट ऑर्डर बनाओगे, लो तो आपको कह रहा है कि आप बना सकते हो, लेकिन आप प्रैक्टिकली सोचो, अगर आप ओरल क्या बोलते हैं अपना ओरल डॉक्यूमेंट बना लोगे, उस केस में आपको प्रूफ करने में उसका दिक्कत आएगी कोर्ट में। इसलिए हमेशा प्रेफरेबल रिटर्न होता है। The document is writing containing a various terms and condition as the relationship of a partner to each other is called partnership deed। ठीक है ना। तो जो जैसे मतलब जो रिटर्न वगैरह जो एग्रीमेंट होता है उसे कहते हैं डीड। डीड क्योंकि इसमें मतलब सारी टर्म्स एंड कंडीशन उसकी आ जाती है। इट शुड बी ड्राफ्टेड विद अ केयर टू स्टैम्प अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ स्टैम्प एक्ट 1899। क्या बोल रहा है देखो, स्टैम्प एक्ट जो है 1899 का,
उसके अंदर सब चीजों की बताई गई है कि ये जब चीज आप ड्राफ्ट करोगे, ये चीजें ड्राफ्ट करोगे तो आपको कितना स्टैम्प पेपर लगाना है। स्टैम्प पेपर समझते हो ना? स्टैम्प पेपर, स्टैम्प पेपर मतलब एक ऐसा पेपर होता है जिसमें मतलब आप समझो ऊपर एक करेंसी का नोट छपा हुआ होता है। मतलब 10 रुपए का नोट है, 20 का नोट है, 50 का नोट है, 100 का नोट, 500 100 का नोट, 2000 का तक का नोट, कितना भी नोट हो सकता है जो उस टाइम सर्कुलेशन में है करेंसी का नोट। तो उस नोट का ऊपर पिक्चर छप के आती है, उसे कहते हैं स्टाम्प पेपर। एक सेकंड रुकना आप, 2 मिनट आपको दिखाई देता हूँ। तो जो पार्टनरशिप एक्ट में है ना कि कम से कम 50 रुपए का नोट का स्टाम्प पेपर होना चाहिए, तभी पार्टनरशिप डीड वो वैलिड मानी जाएगी। अगर आपने 50 रुपए से कम के स्टैम्प पेपर पर अपनी डीड बना ली तो वो वैलिड नहीं मानी जाती। ऐसा ही ये कहता है इस स्टैम्प एक्ट वाला। एक सेकंड में आपको दिखा देता हूँ, जस्ट अ मिनट। जब भी कोई पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनता है यानी कि पार्टनरशिप डीड बनती है, तो उसे कम से कम 50 रुपए वाले स्टैम्प पेपर पे मिनिमम, लेकिन लोग जनरली 100 रुपीज का स्टैम्प पेपर बनाते हैं, मिनिमम 50 रुपीज के स्टैम्प पेपर पे डीड बनती है। दिखा देता हूँ मैं आपको, पार्टनरशिप डीड प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ, कोई मिल जाएगी तो हमको। पार्टनरशिप डीड मैं आपको दिखाऊंगा स्टैम्प पेपर की क्या बात कर रहा हूँ मैं। ये रहा, देखो ये रहा, शुरू में मिल गया। एक सेकेंड, अरे भाई जस्ट अ मिनट में आपको सम दिखाने के लिए इसको ओपन करूंगा। सेव एज, आ गई हमारी डीड। ये आगे देखो, अब समझो आप क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। देखो ये रहा, इसे कहते हैं स्टैम्प पेपर। आपने देखा होगा स्टैम्प पेपर मतलब एक ऐसा पेपर जो एक ऑथराइज पेपर होता है, जिसपे एक कुछ फिक्स अमाउंट का वो बना हुआ रहता है। देखो जैसे यहाँ छपा हुआ है, यहाँ 100 का नोट छपा हुआ ना, 100 रुपए का नोट। इस तरीके से अलग अलग नोट के आते हैं, 10 रुपए का भी आता है, 20 वाला भी आता है, 50 वाला भी आता है, 100 वाला भी आता है, इसी तरीके से 2000 वाला तक आते थे। इसे कहते हैं स्टैम्प पेपर। तो जो जो इस जो एक्ट था, जो हमारा ये वाला एक्ट था, स्टैम्प एक्ट, इस एक्ट ने कहा है कि जब भी आप कोई पार्टनरशिप डीड बनाओगे तो आपको बियर मिनिमम कम से कम 50 रुपए वाला स्टैम्प पेपर लेना पड़ेगा। मतलब कम से कम आपको ऐसा स्टैम्प पेपर लेना पड़ेगा जिसपे 50 रुपए का नोट छपा हुआ हो। ज्यादा का आप कितने का ही लो, ज्यादा में तो उनको पैसा एक्स्ट्रा मिलेंगे, अपने लिए तो भी कितने ही एक्स्ट्रा पैसे मांग लें, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कम से कम आपको 50 रुपए वाला, बियर मिनिमम 50 रुपए वाला स्टैम्प पेपर लेना पड़ेगा, ऐसा स्टैम्प एक्ट बोलता है। लेकिन इन भाई ने कितने का लिया? 100 रुपए वाला। देख लो ये डीड बनाई इन्होंने, स्टैम्प पेपर पे बनती है। ऐसा नहीं कि हम अपनी नोटबुक पे मैं मेरा दोस्त अपनी नोटबुक पे डीड बना के दे दें कि लो सर, और उसे रजिस्ट्रार के पास दे दे या फिर किसी के भी पास दे दे या अपने पास ही रख ले के लीजिए बस हो गया काम। हम ऐसे नहीं चलेगा। हमारे जो लिखे हुए कागज होंगे वो वैलिड नहीं माने जाएंगे कोर्ट में। अगर हमें कोर्ट में अपने उस डीड को एज अ प्रूफ दिखाना है, तो हम जब डीड बनाएंगे हमें उस डीड को कम से कम 50 रुपए या मैक्सिमम कितना भी हो उस अमाउंट के स्टैम्प पेपर पे बनानी पड़ेगी। देखो इन्होंने 100 रुपीज के पे बनाई है। तमिलनाडु की एक फर्म है, और सब डेट आप देख लेना, ऐसा फादर वादर नेम सब दे रखा है, एड्रेस लाइन वगैरह ये सब हम पढ़ चुके नहीं, मतलब एक बार बता चुके हैं और अभी एक बार और डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। तो ऐसे एक प्रॉपर डीड होती है जिस पर कम से कम 50 रुपए वाला स्टैम्प पेपर लगता है कंपलसरी। तो ये किसने कहा? ये पार्टनरशिप एक्ट ने कहा कि 50 रुपए वाला स्टैम्प पेपर लगेगा? नहीं, कंपनीज एक्ट तो कहेगी नहीं। तो बचा स्टैम्प एक्ट। स्टैम्प एक्ट ने कहा, स्टैम्प एक्ट ही बताता है कि जब कौन किन किन टाइप के एग्रीमेंट पे कितने कितने रुपीज वाला स्टैम्प पेपर लगेगा। ये कौन बताता है? ये बताता है स्टैम्प एक्ट। तो इस एक्ट ने बताया कि जब पार्टनरशिप डीड बनेगी तो उस पर कम से कम 50 रुपए वाला स्टैम्प पेपर लगेगा। चलिए पढ़ते हैं आगे। वेयर द पार्टनरशिप कंप्राइजेज इमूवेबल प्रॉपर्टी, द इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्टनरशिप मस्ट बी इन रिटन, स्टैम्प्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर रजिस्ट्रेशन एक्ट। जब पार्टनरशिप को कंप्राइज इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि लैंड, प्लांट एंड मशीनरी, जो भी जो फिक्स्ड है, तो उस केस में डीड के अंदर ये सब चीज लिख दो और इसे स्टैम्प करवा के रजिस्ट्रार के पास बता दो। क्यों बताना? देखो रजिस्ट्रार के पास ये चीज रजिस्टर कराने की इसलिए कंपलसरी बात हो जाती है। ये या पार्टनरशिप रजिस्टर कराने की बात नहीं चल रही, यहाँ चल रही डीड को रजिस्टर कराने की। डीड रजिस्टर कराने की मतलब ये हो गया बात कि जो आपकी उसकी प्रॉपर्टीज हैं
मतलब जो भी आपकी पार्टनरशिप की प्रॉपर्टीज हैं वो आपको बतानी पड़ेंगी। पार्टनरशिप प्रॉपर्टी रजिस्टर कराने का मतलब ये है, इससे पता चल जाता है कि आज के टाइम पे पार्टनरशिप की कितनी एसेट हैं। क्योंकि पार्टनरशिप के केस में हमने ऊपर पढ़ा था कि जो एसेट, मान लो एसेट है 80 लाख, एसेट है 50 लाख की और लाइबिलिटी है 80 लाख की, तो 30 लाख रुपए के लिए पर्सनली लाइबल रहेंगे सारे के सारे पार्टनर इन देयर PSR। तो उस केस के लिए कह रहा है कम से कम आप पहले कैलकुलेशन करिए कि आपके एसेट टोटल है कितने, और उसको अपने डीड के अंदर कंप्यूट करके मेंशन करिए कि हाँ हमारे एसेट इतने रुपीस के एसेट हम डाल रहे हैं। इसलिए कह रहा है कि जो पार्टनरशिप की जितने भी एसेट होंगे उसकी आप कंप्यूटेशन करिए। अब देखते हैं डीड के कंटेंट। देखो यहाँ मे है, मे शब्द होने का मतलब ये होता है कि यहाँ पे ये एक्सक्लूसिव नहीं है, इसके अलावा भी कोई चीज आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं इसके अंदर, लेकिन ये कम से कम जनरली, ये इतनी चीज तो जनरली होनी ही चाहिए। क्या देखो, अब आपसे अगर क्वेश्चन आएगा, मैं एक बार होता, अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आया पार्टनरशिप डीड के कंटेंट बताओ, तो आप ये ऊपर के 4-5 तो लिखना जरूर, लिख लो या नहीं लिखो, नंबर इनके कुछ मिलने नहीं, पहले बता रहा हूँ। ये जो जो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं F पॉइंट से लेकर K पॉइंट तक, ये होने आपकी डीड के, जब आपसे क्वेश्चन पूछे एग्जाम में डीड के कंटेंट, तो डीड के कंटेंट में आपको ये F से लेकर K तक के ये सारी चीजें लिखना कंपलसरी है, इन्हीं के मार्क्स मिलेंगे। ये नेम पेम तो जनरल चीजें हैं, जनरल चीजों पे आपको एग्जामिनर नंबर नहीं देता, समझिए। आपको स्पेशल चीजें याद करके जानी पड़ेंगी तभी आपको नंबर मिलेंगे इन सी एग्जाम। तो आप ये ऊपर की ड्यूरेशन बुरेशन नेम ऑफ द पार्टनर, ये तो हर कोई बच्चा लिखेगा, जितने भी भारत के अंदर बच्चे होंगे फाउंडेशन के एग्जाम के, वे सब लिखेंगे अगर डीट पे ये क्वेश्चन आया तो। लेकिन ये जो मैंने हाईलाइट करी हैं ये लिखना कंपलसरी है, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। चलिए पढ़ लेते हैं फिर भी सारे, लेकिन आप ये चीज ध्यान रखना कि जब आप इनको रिवाइज करें तो इन जो मैंने हाईलाइट करे हैं इनको अच्छे से पढ़ लेना, इनको अच्छे से याद रखना कि अगर पूछा कि डीट के अंदर कंटेंट्स क्या क्या होते हैं, क्या क्या या डीट क्या क्या चीज कंटेन करती है, तो आपको ये एफ से लेकर के वाले पॉइंट्स तो बताने ही पड़ेंगे, तभी आपको मार्क्स मिल पाएंगे, वरना मार्क्स नहीं मिल पाएंगे। और ये क्वेश्चन कम आएगा तो कम से कम 4 से 5 मार्क्स का तो आ ही जाएगा, तो इसलिए कह रहा हूँ पढ़ते हैं कंटेंट शुरू से। सबसे पहला आता है नेम ऑफ पार्टनरशिप फर्म, कि भाई नाम क्या है। जब भी कोई किसी चीज, किसी बंदे का या किसी भी का जन्म होता है उसका एक नाम होता है, इसलिए इस तरीके से पार्टनरशिप फर्म का भी एक नाम है, तो वो नाम बताना पड़ेगा डीड में कि हम जो पार्टनरशिप बनाना चाह रहे हैं उसका नाम क्या रखेंगे, नामकरण करना पड़ेगा। जितने पार्टनर्स हैं सबका नाम बताना पड़ेगा, कालू पीलू नीलू सबके नाम बताने पड़ेंगे। नेचर एंड प्लेस ऑफ बिजनेस बताना पड़ेगा, मतलब किस नेचर की बिजनेस करना चाह रहे हैं, बिजनेस किस प्लेस से करना चाह रहे हैं, ये बताना पड़ेगा आपको। डेट ऑफ कमिटमेंट ऑफ पार्टनरशिप, ये मैं बता चुका, मान लो पार्टनरशिप बना रहे हैं आज, आज 21 है, 21 तारीख को हम पार्टनरशिप बना रहे हैं, और हम अपनी पार्टनरशिप में लिख रहे हैं कि हमारी जो पार्टनरशिप चालू होगी, मतलब कमेंस होगी, वो होगी 1 जनवरी 2025, 1 जनवरी 2025 से हमारी पार्टनरशिप स्टार्ट होगी। हम एग्रीमेंट आज बना रहे हैं, पार्टनरशिप हमारी फ्यूचर से स्टार्ट होगी। कैसे कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, अगर आप पार्टनरशिप एट बिल में हो तो आपको ड्यूरेशन भरने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप पार्टनरशिप फॉर फिक्स टेन्योर हो तो आपको ड्यूरेशन डालनी पड़ेगी कि आप कितने साल के लिए आ रहे हो, 2 साल आ रहे हो, 5 साल आ रहे हो, 1 साल आ रहे हो, 10 साल आ रहे हो, 20 की कितने, तो आपको वो बताना पड़ेगा। अगर आप पार्टनरशिप एट फिक्स पीरियड या एट फिक्स टेन्योर पे आओगे तो आपको ड्यूरेशन बतानी पड़ेगी। लेकिन आप अगर बिल वाला ऑप्शन सेलेक्ट करोगे, पार्टनरशिप एट बिल वाला ऑप्शन पे जाओगे, तो उस केस में आपको ड्यूरेशन नहीं बतानी पड़ेगी। कैपिटल, ये देखो हाईलाइट वाले आ गए पॉइंट, इन्हें याद रखना कंपलसरी है। कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच पार्टनर, की एक हर पार्टनर ने कितने कितने कैपिटल कंट्रीब्यूट करी। मान लो कालू ने दिए 10,000, पीलू ने दिए 20,000, नीलू ने दिए 30,000, 10 20 30, तो कैपिटल कंट्रीब्यूशन है 10 20 30। अच्छा फिर कैपिटल कंट्रीब्यूशन का रेशियो क्या बन गया? 1:2:3, वो एक अलग चीज होगी, लेकिन सबसे पहले बताना पड़ेगा कैपिटल कंट्रीब्यूशन कितनी कितनी करी, वो बताओगे कितना कितना अमाउंट पार्टनर्स लाए हैं फर्म के अंदर। उसके बाद पढ़ेंगे हम PSR। PSR मतलब पार्टनरशिप की जब हम डेफिनेशन पढ़ रहे थे, जब पार्टनरशिप के हम इसेंशियल पढ़ रहे थे, वहां हमने पढ़ा था कि शेयर ऑफ प्रॉफिट होना जरूरी है, चाहे शेयर ऑफ लॉस हो या ना हो। तो क्योंकि शेयर ऑफ प्रॉफिट होना जरूरी है, इसलिए हमें PSR बताना पड़ेगा, एक ऐसा रेशियो बताना पड़ेगा जब फ्यूचर में प्रॉफिट अर्न करेगी फर्म, उस प्रॉफिट को किस रेशियो में वो अपने पार्टनर के साथ डिवाइड करेगी, डिस्ट्रीब्यूट करेगी, किस रेशियो में अपने पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेगी, उसे कहेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मतलब एक ऐसा रेशियो जिस रेशियो में फर्म अपने पार्टनर्स को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करती है। उसके बाद एडमिशन एंड रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के प्रोविजन डालने पड़ेंगे कि पार्टनर्स को अगर एडमिट करना है तो कितने परसेंटेज ऑफ हमें सहमति लेनी पड़ेगी। मान लो 4 पार्टनर है तो 4 में से मेजोरिटी चाहिए, या सबके सबकी, मतलब चारों में से 3 की चाहिए, या चारों की चाहिए, या 4 में से 2 से काम चल जाएगा, तो वो हम अपनी मर्जी से लिखेंगे कि एडमिशन के टाइम हमें कितने
मेंबर्स की, मेंबर्स बोल रहा हूँ सॉरी, कंपनी की याद रहती है मुझे, मेरे दिमाग में कंपनी चलती है। पार्टनर्स की, हमें कितने पार्टनर्स की सहमति लगेगी तो वो हमें बताना पड़ेगा। रिटायरमेंट के प्रोविजन भी डालने पड़ेंगे। उसके बाद हमें बताना पड़ेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्राइंग्स एंड लोन्स क्या होते हैं। तीनों चीज आपको पता है। देखो कैपिटल वो अमाउंट है जो पार्टनर्स फर्म के अंदर ला रहे हैं। जब पार्टनर्स आते हैं तो अपने साथ कैपिटल लाते हैं, अपने साथ पैसा जो लाएंगे उसे कहेंगे कैपिटल। पैसा लाएं या इनकाइंड लाएं, कोई भी चीज जब लाएंगे तो उसे कहेंगे कैपिटल। ठीक, उसका एक रेट होता है, तो बताना पड़ेगा कितने रेट ऑफ कैपिटल पे, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना देंगे हम कैपिटल पे पार्टनर को। ठीक, एक चीज होती है ड्राइंग। ड्राइंग मतलब क्या है, पार्टनर्स अपनी कैपिटल में से कुछ रुपया अपने पर्सनल यूज के लिए जब फर्म से निकालते हैं उसे कहते हैं ड्राइंग्स। मान लो कालू ने डाले थे 100 रुपए फर्म के अंदर। अब कालू को इमरजेंसी आ गई, मिसिस कालू का ट्रीटमेंट चल रहा है, मिसिस कालू थोड़ी सी परेशान है, बीमार है बेचारी, इसलिए मिस्टर कालू को हो रही है धक धक। मिस्टर कालू का दिल कर रहा है धक धक। मिस्टर कालू गए फर्म के पास, मिस्टर कालू कहे सर मुझे पैसे दे दो, 22 से पहले ऊपर चली जाए आप प्लीज मुझे पैसे दो। फर्म को आगे दिया, फर्म ने कहा ठीक है, कितने कितनी 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 ड्राइंग करोगे, कितने ड्रॉ करोगे, कितने पैसे हमसे लोगे। फर्म ने कहा कालू से कितने पैसे आप हमसे लोगे। कालू ने कहा सर देखो मैंने आपको 100 दिए थे, लेकिन अभी मुझे बहुत इमरजेंसी है, ऑपरेशन कराना है वाइफ का, आप मुझे 20 रुपए फटाफट दे दीजिए। फर्म कह रही नहीं नहीं जाओ, सही बात है आपकी क्रूशियल मैटर है, वाइफ बचानी कंपलसरी चीज है यार, इंपॉर्टेंट बात है कालू के लिए, वाइफ चलेगी बेचारा कालू क्या करेगा। इसलिए कहा कि, इसलिए कालू से फर्म ने कहा कि ठीक है ले जाओ लो। 20 रुपए दे दिए, चेक दे दिया 20 रुपए का, लो जाओ। कालू गया भागा भागा बैंक, कालू ने कैश विड्रॉ करा, कालू गया हॉस्पिटल, ऑपरेशन के लिए डिपॉजिट करे 20 रुपए, ऑपरेशन हो गया चालू और मिसिस कालू बच गई, कालू खुश। इस तरीके से जब जो पार्टनर अपने जो फर्म में से पैसे निकालता है, अपने ही दिए हुई कैपिटल में से जब कुछ पोर्शन पार्टनर निकाल लेता है फर्म से, उसे कहते हैं ड्राइंग। ड्राइंग वो पोर्शन ऑफ कैपिटल है जो बंदा फिर अपने, जो पार्टनर उसमें से फिर से विड्रॉ करता है। समझो यार, एक सेकंड रुको, ये है फर्म, एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट। देखो ये है फर्म, ये है फर्म, और बस और क्या, भी रुको इसके अंदर लिख देता हूँ मैं, जस्ट अ मिनट, चल जा मेरे भाई। अरे पैनल फ्रीज हो गया क्या यार ये आज, जस्ट अ मिनट। तो ये होगी फर्म, एक सेकेंड, चलिए आप समझिए ऐसे ही कि एक है फर्म। फर्म माने जो ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि जो पार्टनर्स का कॉम्बिनेशन है उसे कहते हैं फर्म। तो जो पार्टनर्स का कॉम्बिनेशन है जो फर्म है, फर्म को जो पार्टनर्स कैपिटल देता है, उस कैपिटल पे कुछ प्रॉफिट भी कमाएगा, तो फर्म क्या होती है उसकी, या तो उस प्रॉफिट को बांट देगी वरना कैपिटल के साथ ऐड करती जाएगी, ऐड करती जाएगी। तो जो वो कॉर्पस इकट्ठा होगा, जो पार्टनर्स की कैपिटल प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का पोर्शन होगा, उस पोर्शन में से जब पार्टनर्स अपनी कुछ इमरजेंसी, अपनी कुछ कंडीशंस के लिए दोबारा से उसमें से कुछ पैसा निकाल देता है, उसे कहते हैं ड्राइंग। Drawing is the portion of a capital or undistributed profit which a members can withdraw for its personal use, for its personal purpose, उसे कहते हैं ड्राइंग्स। और थर्ड है लोन। लोन सबको पता है, जब मेंबर्स, या तो मेंबर्स कंपनी पार्टनरशिप से लोन लेगा या पार्टनरशिप मेंबर से लोन लेगी, कोई सी भी कंडीशन हो सकती है। तो उस केस में बताएंगे कितना फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। मान लो मेंबर्स को जरूरत है, मेंबर्स गया पार्टनरशिप के पास कि सर मुझे लोन चाहिए, मैं वो पार्टनरशिप फर्म मुझे लोन चाहिए, मैं आपको इंटरेस्ट दे दूंगा, तो फर्म ने दे दिया। मान लो फर्म के पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है, या इसका रिवर्स केस भी हो सकता है कि फर्म ही चली गई पार्टनर्स के पास, फर्म ने कहीं पैसा दो, पार्टनर कहता है कहाँ सा पैसा, कैपिटल तो मैं ऑलरेडी दे चुका, मुझे अब मेरे पे मुझे तो कुछ देना नहीं, मेरा मेरा कोई ऑब्लिगेशन, मेरे ऊपर आपका कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। तो उस केस में फर्म ने कहा कि नहीं आपके, अब आपको कुछ देना बाकी नहीं है, लेकिन हम आपसे लोन लेना चाह रहे हैं, आप प्लीज हमें लोन के तौर पर दीजिए, हम उसका इंटरेस्ट आपको बराबर देंगे। तो चाहे तो पार्टनर दे सकता है लोन भी, तो उसका भी रेट इसमें जीट के अंदर मेंशन करना पड़ता है। प्रोविजन ऑफ सेटिंग सेटलमेंट ऑफ अकाउंट इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, जब फर्म डिसॉल्व होगी यानी कि जब फर्म खत्म होगी तो उसके एसेट बिकेंगे, लायबिलिटी पे होंगे, तो जो बचेगा फिर प्रॉफिट उसे किस रेशियो में बांटेंगे, या फिर जो एसेट बिकने की प्रोसीजर है, लायबिलिटी पे ऑफ होने की प्रोसीजर है, वो एक डिटेल सेटलमेंट प्रोसीजर हमें डीड के अंदर बतानी पड़ती है। सैलरी कमीशन पेबल्स क्या होते हैं समझो। मान लो जैसे कालू, यार ये चल क्यों नहीं रहा भाई पैनल, ये पैनल नहीं चल रहा आज, एक सेकेंड, अरे भाई भाई जस्ट अ मिनट यार।
हमारा पैनल आज क्यों से गड़बड़ कर रहा है। मानो ये बंदा है कालू, ये है हमारे मिस्टर टालू, तो ये बंदा हो गया कालू। अब क्या हुआ, कालू बिजनेस में काम कर रहा था एक्टिवली। कालू बढ़िया बंदा था, एकदम फर्स्ट क्लास, मैनेजमेंट मैनेजमेंट बढ़िया तरीके से जानता था। कालू को मिलनी थी सैलरी। कालू को सैलरी कितनी मिलनी थी, कालू को सैलरी मिलनी थी 10,000 रुपए की पर मंथ। मतलब कालू अच्छा बंदा है, बिजनेस को पूरे को कालू ही मैनेज कर रहा है, तो कालू को उसके बदले कुछ मिलना चाहिए नहीं। इसे कहते हैं अपनी जो स्केल ऑफ, एक सेकेंड, अगर वो कालू समझो, अगर कालू इस पार्टनरशिप फर्म में ना काम करता, समझो एक बात, अगर कालू पार्टनरशिप फर्म में ना काम करता तो कहीं और काम करता। क्यों, कैपिटल डाल के आदमी घर तो बैठता नहीं है, अपने कुछ ना कुछ तो करेगा। आप अगर आज शेयर में इन्वेस्ट करते हो तो ये नहीं कि आप शेयर में इन्वेस्ट करते ही रहे हो, या सिर्फ शेयर में इन्वेस्ट करते हो, साथ में अपनी कोई बिजनेस करते हो या अपनी कोई जॉब करते हो। इस तरीके से मान लो कालू ने फर्म के अंदर पैसा डाल दिया, तो कालू घर तो बैठा नहीं रहेगा कि हाँ मैं प्रॉफिट कमाऊंगा। कालू अपनी कुछ और साइड में बिजनेस करेगा, क्योंकि आदमी के अंदर बहुत पैसे की चाह है। पैसे के लिए तो आदमी कितना भी कुछ भी करेगा। तो कालू भी क्योंकि कालू के अंदर भी भाई ये चीज होगी, तो हम ये मान के चल रहे हैं कालू ने पैसा डाल दिया था फर्म में। अब मतलब कालू ने इस फर्म में डाल दिए थे 10,000, 1 लाख रुपए, ये मान के चलो आप समझो। कालू ने इस फर्म में डाले थे 1 लाख, ठीक। कालू ने फर्म में डाल दिए 1 लाख। अब कालू ने कहा कि 1 लाख रुपए हर मैंने डाल दिए, ठीक है, मुझे यहाँ से आता रहेगा प्रॉफिट, तो यहाँ से तो मुझे मिलता रहेगा प्रॉफिट, लेकिन इस प्रॉफिट से मेरा काम चलेगा क्योंकि मुझे कमाना है और पैसा। तो कालू ने करी अपनी एक जॉब। कालू गया जॉब पे, और कालू जिस जॉब पे गया उसे वहां मिलते थे 10,000 रुपए पर मंथ, महीने के 10,000 रुपए। तो कालू जिस जॉब पे गया उस जॉब में उसे मिलते थे महीने के 10,000 रुपए, ठीक है ना। ठीक, ये आप समझ गए इतनी चीज। देखिए सेकेंड, ये देखिए दोबारा समझिए। कालू ने फर्म में डाले 1 लाख रुपए। अब कालू को पता है कि जब भी प्रॉफिट होगा मेरे पास मेरा शेयर आ जाएगा, जितना भी रेशियो होगा, ठीक। लेकिन कालू सोच रहा है कि इतने पैसे से मेरा काम नहीं चलेगा, वाइफ के खर्चे एंड पढ़ाई वगैरह बहुत, आजकल बहुत खर्चे। कालू कह रहा नहीं ऐसा काम नहीं चलेगा यार, मैंने भले ही पैसे इन्वेस्ट कर दिए लेकिन मैं घर नहीं बैठ सकता। तो कालू गया एक जॉब पे, कालू गया जॉब पे, कालू को मिली 10,000 रुपए महीने की जॉब। कालू जॉब कर रहा था कुछ टाइम से। अब फर्म क्या चाह रही है, फर्म चाह रही है कि हम कालू को एक्टिव पार्टनर बना दे। एक्टिव पार्टनर बनाने का मतलब एक ऐसा पार्टनर बना दे जो हमारे डे टू डे ऑपरेशन को चलाए। मतलब बाकी जो पार्टनर थे वगैरह कालू के पास, उन्होंने कालू से कहा, कालू भाई आप एक काम करो, अपनी जॉब छोड़ो, हमारे पास आ जाओ और हमारी बिजनेस संभाल लो, अब बहुत हो गई जॉब। कालू कह रहा है ऐसे कैसे भाई, मेरा काम कैपिटल देना था, मैंने कैपिटल दे दिया, मैं जॉब करूंगा क्योंकि मुझे तो एक्स्ट्रा पैसे कमाने हैं, कम से कम एक्स्ट्रा 10,000 रुपए तो मुझे कमानी ही है। अब मैं अपने 10,000 रुपए को क्यों लात मारूं तुम्हारे लिए। ऐसा कालू ने कहा बाकी पार्टनर से। तो बाकी पार्टनर ने कहा कालू से, एक सेकेंड, ये है कालू। तो कालू ने कहा बाकी पार्टनर से कि एक बात बताओ, मैं आपके पार्टनरशिप फर्म में क्यों करूँ काम, मेरा क्या फायदा होगा। आप मुझे बताओ, मेरी अच्छी खासी जॉब चल रही है जहां से मुझे 10,000 रुपए पर मंथ मिल रहे हैं। अब ऑलरेडी अगर मुझे 10,000 रुपए पर मंथ मिल रहे हैं तो फिर मैं आपकी जॉब, आपके पास जॉब क्यों करूँ। रीजन वाई, वाई शुड आई डू। तो जो बचे हुए पार्टनर थे उन्होंने कहा कि देखो कालू भाई, हम आपकी बात समझ गए, ये 10,000 रुपए जो आपको यहाँ से मिल रहे थे, 10,000 रुपए अब हम देंगे, फर्म देगी आपको। 10,000 रुपए जो आपको इनकम मिल रही थी, सैलरी मिल रही थी कहीं और से जहाँ कहीं आप काम कर रहे थे, अब आप वो काम नहीं कर पाओगे क्योंकि आपको हमारी बिजनेस मैनेज करनी है, तो आप ये जॉब वाला काम तो आप कर नहीं पाओगे। तो आपको ये 10,000 रुपए भी हम ही देंगे, यानी कि फर्म ही देगी 10,000 रुपीज भी। अब आप फर्म का काम चलाओ और ये 10,000 रुपए आपको हम देंगे। इसे कहते हैं सैलरी टू अ पार्टनर। कि वो पार्टनर अगर कहीं और कुछ काम करता तो उसे कहीं और से सैलरी मिलती। अब अगर वो बिजनेस के अंदर ही काम कर रहा है तो उसे बिजनेस से ही सैलरी देनी, उससे पार्टनरशिप फर्म से ही सैलरी देनी पड़ेगी। तो ऐसा कोई सैलरी वगैरह के जो प्रोविजन होते हैं वो भी पार्टनरशिप डीड के अंदर डल जाते हैं कि हम कितनी सैलरी दे सकते हैं पार्टनर को। डीड यार इनका इंटरनल मैटर है, समझो, डीड इनका इंटरनल मैटर है। मान लो इन्होंने आज अपनी डीड में लिखा 10,000 रुपए तो सैलरी देते हैं, कल को 20,000 देना चाहे कोई रोक देगा, कोई नहीं, अपनी डेट को अल्टर कर लेंगे। डेट का अल्टरेशन कोई बड़ी बात नहीं है, एकदम डेट को चेंज कर लेंगे तो सारे पार्टनर मिलकर। तो ऐसा कुछ कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती डेट को बदलना। लेकिन जो डेट में सैलरी लिखी हुई रहती है उतनी सैलरी ही देते हैं जनरली, ठीक है ना। तो एग्जांपल आप समझ गए होंगे। अब एक बार और देख लेते हैं, पार्टनरशिप डीड के अंदर कहता है नेम ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, सारे पार्टनर्स का नाम आएगा, पार्टनर्स की प्लेस ऑफ बिजनेस और नेचर ऑफ फर्म, उसके बाद डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस की कब किस डेट से बिजनेस को एक्टिव माना जाएगा, किस डेट से पार्टनरशिप एक्टिव होगी।
उसके बाद है हमारे पास ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर पार्टनरशिप, अगर फॉर फिक्स टेन्योर है तो ड्यूरेशन बताओ, बिल है तो चलती रहेगी, और जनरल पर्पज है तो पर्पज बता दो। उसके बाद है कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच पार्टनर, की हर पार्टनर ने कितना कितना कैपिटल का कंट्रीब्यूशन करा फर्म के अंदर। उसके बाद है पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, की जो फ्यूचर में प्रॉफिट अर्न होंगे वो पार्टनर्स के बीच में किस रेशियो में बटेंगे, किस रेशियो में पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। उसके बाद है एडमिशन एंड रिटायरमेंट की प्रोविजन, कि पार्टनर जब एडमिट होगा तो उसका क्या प्रोसीजर होगा, जब पार्टनर रिटायर होगा तो उसका क्या प्रोसीजर होगा। उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी जो पर्सन जो पार्टनर अमाउंट लाया उस पर कितना रेट लगेगा। उसके बाद ड्राइंग्स पे कितना रेट लगेगा, यानी जो पार्टनर विड्रॉ करेगा उस पर कितना रेट लगेगा, लोन्स वगैरह पे कितना रेट लगेगा। उसके बाद हमारे पास प्रोविजन ऑफ सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, की जब पार्टनरशिप हम डिसोल्व होगी यानी कि बंद होगी उस केस में कैसे कैसे सेटलमेंट होगा, वो भी हम डीड के अंदर लिखते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, सैलरीज और कमीशन और पेबल्स जो भी पार्टनर्स को हैं उसका भी हम एक अमाउंट या रेट फिक्स करते हैं अपनी डीड के अंदर ही। तो ये थी हमारी पार्टनरशिप डीड। अब पढ़ते हैं हम टाइप्स ऑफ पार्टनर, कि पार्टनर होते कितने टाइप के हैं। अब यहाँ से आपको ये वाला लॉजिक और क्लियर होगा कि पहले ये एक्टिव पार्टनर नहीं था, पहले ये था स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर एक ऐसा पार्टनर होता है जिसका सिर्फ पर्पस इतना होता है कि वो लाके कैपिटल डाल दे और फिर वो प्रॉफिट के टाइम आए, उसे कोई वो बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशन को नहीं देखता, उसे कहते हैं स्लीपिंग पार्टनर। तो ये जो कालू था ये कहीं ना कहीं एक स्लीपिंग पार्टनर की भूमिका निभा रहा था, ये एक्टिव पार्टनर नहीं था। लेकिन अब ये एक्टिव पार्टनर बन गया है इस एग्जाम्पल के बाद, जब उसने अपनी जॉब छोड़ के बिजनेस के अंदर आ रहा है तो एक्टिव पार्टनर बन चुका है। लेकिन जब तक वो जॉब कर रहा था सिर्फ कैपिटल डाल के, उसने कहा था मेरी ये रही, मैंने इतने रुपए डाल दिए, मुझे सिर्फ इतने का वो चाहिए, इनकम जब आती रहेगी इनकम चाहिए, इस रेशियो में चाहिए, तो उस केस में वो स्लीपिंग कहीं ना कहीं स्लीपिंग पार्टनर था। चलिए पढ़ते हैं, करते हैं स्टार्ट अपने टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, कितने कितने तरीके के पार्टनर। इससे पहले हमने पढ़ा था काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप, तो कंफ्यूज नहीं होना। जो हमने ऊपर पढ़ा था वो थी काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म की, फर्म कितने प्रकार की होती है, वो अलग चीज थियरी है कि पार्टनर्स कितने प्रकार है, फर्म अलग है पार्टनर अलग है। पार्टनर एक सिंगल बंदा है कालू, और फर्म मतलब कि जितने पार्टनर है सबको कंबाइन करके कहते हैं फर्म। सबसे पहला है एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर का मैं एग्जांपल दे भी चुका, चलिए पढ़ते भी हैं। इसका एग्जांपल मैं ऊपर भी दे चुका था, मैंने दिया था ना आपको कि एक बंदा था ए, एक बंदा था बी और एक बंदा था सी। जो बी और सी थे वे आईआईटी के एक्सपर्ट थे, वे सॉफ्टवेयर बनाने में एक्सपर्ट थे, और लेकिन जो मिस्टर ए थे वे आईआईएम क्वालिफाइड थे, वे मैनेजमेंट को अच्छे तरीके से कर सकते थे। और हमारी सॉफ्टवेयर की कंपनी थी, सॉफ्ट कंपनी बोल रहा हूँ सॉरी, फिर मैं यार वही तो बोल रहा हूँ, मेरी दिमाग कंपनी को रहती है, सॉफ्टवेयर की पार्टनरशिप फर्म थी हमारी। तो इस केस में क्योंकि ए ही सारी चीजें मैनेज कर रहा था, बी और सी के बिहाफ में भी ये एक्ट कर रहा था, इसलिए उसे कहेंगे एक्टिव पार्टनर, की एक्टिव है, ये सबसे ज्यादा एक्टिव है, ये पूरे बिजनेस को कहीं ना कहीं मैनेज कर रहा है, तो उसे कहते हैं एक्टिव पार्टनर। एक ऐसा पार्टनर जो सारी की सारी पूरी पूरी पार्टनरशिप फर्म के अफेयर्स को मैनेज करता है, उसे कहते हैं एक्टिव पार्टनर। चलिए पढ़ते हैं। He act as an agent of other partner for all acting done in the ordinary course of business। तो ऐसा बंदा जो दूसरे पार्टनर्स के बिहाफ में कोई काम करता है उसे कहते हैं एक्टिव पार्टनर। और अगर वो दूसरे पार्टनर के बिहाफ में कर रहा है तो जो भी उसकी जो भी अपना वो करेगा, अच्छी काम करेगा या बेकार कर देगा कुछ, तो उसके लिए भी दूसरे पार्टनर लाइबल होंगे। इसे ही कहा गया था कार्डिनल प्रिंसिपल, याद रखना वो वाला, जो वो ट्रू टेस्ट की कंडीशन थी वो वाला, सब समझो, सॉरी समझिए। इसका एग्जांपल दे देता हूँ मैंने एग्जांपल दिया था पहले, ये फिर भी एक बार, एक है ए, एक है बी और एक है सी, ये है तीन बंदे मिला के पार्टनरशिप बना सकते हैं, बिल्कुल दो से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा हैं, बनाओ बिंदास। ये बी और सी जो थे, ये बी एंड सी, एंड लगा देता हूँ। तो ये बी और जो सी थे ये थे आईआईटी क्वालिफाइड, ये थे हमारे पास आईआईटी क्वालिफाइड, ठीक। और ये जो हमारे बंदा जो ए पार्टनर थे ये थे आईआईएम, आई एम। तो ऐसे तीन बंदे थे, ए था, ए ने बी ने और सी ने, तीनों दोस्त थे, तीन दोस्त थे ए बी सी, तीनों दोस्त आए एक साथ। बी और सी ने कहा कि हम सॉफ्टवेयर बढ़िया बना सकते हैं क्योंकि हम आईआईटी से हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करी है। ये भी बैठा था पास में, तो इन्होंने कहा हम एक पार्टनरशिप फर्म बना देते हैं, लेकिन हमें कुछ पता नहीं कैसे पार्टनरशिप फर्म मैनेज होगी। ये कहता है मैनेजमेंट के लिए तुम क्यों टेंशन ले रहे हो, तुम्हारा भाई थारा भाई ये बैठा है ना, टेंशन ना लो। आईआईएम किस लिए करा है, तो ए ने एक कॉन्फिडेंस में था, ए ने कहा बिल्कुल भाई मैनेज करेगा। बी और सी, ठीक है, बी ने से किसी ने कहा ठीक है आप डे टू डे ऑपरेशन मैनेज करना, हम बैकग्राउंड में सॉफ्टवेयर बनाते रहेंगे। ए भी राजी और बी और सी भी राजी। उस केस में इन्होंने बनाया एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट बना के इन्होंने सब चीजें लिख दी।
अब एक्टिवली कौन काम कर रहा है? बिजनेस कौन में कौन कर रहा है? ए कर रहा है। जो डे टू डे बिजनेस के काम है उन्हें मैनेज कर रहा है ए। ठीक, डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन को मैनेज कर रहा है ए। हमने ऊपर पढ़ा था एक कि कार्डिनल प्रिंसिपल। कार्डिनल प्रिंसिपल क्या होता है कि एक पार्टनर्स के लिए दूसरा लाइबल। ठीक, और एक चीज पर समझिए, इस केस में ये जो ए है ये खुद का तो प्रिंसिपल है। खुद का प्रिंसिपल होने का मतलब ये है कि अगर ये कुछ गड़बड़ी करता है उसके लिए खुद लायबल। लेकिन ये बीआरसी का एजेंट है, क्योंकि बीआरसी ने इसे अपने बिहाफ में लग बैठाया है, अपॉइंट कर कहीं ना कहीं से अपने बिहाफ में अपॉइंट करा है। आप ये मानो बीआरसी ने भी कहीं ना कहीं अपने बिहाफ में ए को ही पार्टनर की भूमिका में डाला है। बीआरसी ने कहा कि जैसे हम एक्टिवली काम करते हैं, अब ये मानो कि आप ही कर रहे हो, आप हमारे एजेंट हो। तो बीआरसी ने इसे अपना बना दिया है एजेंट। इसे ए को बीआरसी ने कहीं ना कहीं अपना बनाया है एजेंट। अब आप एजेंसी वाले में पढ़ते हो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर भी कि एजेंट जो भी काम करता है उसके लिए प्रिंसिपल लाइबल होता है। ठीक, ये पढ़ा है आपने? नहीं पढ़ा तो आप मेरे साथ पढ़ना, कॉन्ट्रैक्ट में बिंदास पूरा कॉन्ट्रैक्ट डिटेल में पढ़ेंगे कि एजेंट जो भी करता है उसके लिए प्रिंसिपल लाइबल होता है। इसीलिए क्योंकि अब बीआरसी ने ए को अपना एजेंट बनाया है, तो अगर ये कोई गड़बड़ करेगा तो ये खुद तो लाइबल होगा क्योंकि वो खुद का प्रिंसिपल है, लेकिन वो बीआरसी का एजेंट है इसलिए बीआरसी भी लाइबल होंगे। वही चीज है। एक्टिव पार्टनर एक ऐसा पार्टनर है जो जिसके डे टू डे ऑपरेशन को चलाता है, और उसके एक्ट के लिए बचे हुए पार्टनर्स भी कहीं ना कहीं बाइंड हो जाते हैं क्योंकि वो बचे हुए पार्टनर्स का एजेंट होता है। इन द इवेंट ऑफ हिज रिटायरमेंट ही मस्ट हैव गिव अ पब्लिक नोटिस इन ऑर्डर टू एब्सोल्यूट हिमसेल्फ ऑफ ए लायबिलिटी एक्टिव। समझो समझो समझो, इसका भी एग्जांपल दूंगा। सब एग्जांपल से चलेगा भाई, यहाँ कुछ वो नहीं चलता। एक सेकेंड यार, जस्ट अ मिनट। ठीक, सेकेंड, क्या बना रहा हूं मैं, क्या बन रहा है ये? तो ये है हमारे मिस्टर आर, या फिर कहें तो आर। तो ये है हमारे आर भाई। आर भाई ने एक पार्टनरशिप फर्म को चलाया 10 साल, मतलब 10 साल में एक्टिव पार्टनर थे एक फर्म के अंदर। मिस्टर आर जो थे, ये हमारे जो आर भाई थे, राजू भाई थे, राजू आर माने राजू भाई, जो अपने राजू भाई थे, अपने राजू भाई ने एक फर्म को चलाया 10 साल तक। 10 साल तक वही एक्टिव पार्टनर थे। तो जो सप्लायर थे रॉ मटेरियल के, ये जो सेल्समैन थे प्रोडक्ट के, जितने भी बाहरी लोग थे, जितने भी आउटसाइडर थे, जो जितने भी कस्टमर वगैरह भी थे, वो सब आर को अच्छे तरीके से जानते थे क्योंकि डे टू डे ऑपरेशन में आर ही उनसे व्यवहार रखते थे, इसलिए आर को जानते थे। एकदम फर्स्ट क्लास तरीके से आर को जानते थे। उन्हें आर पे हो गया था ट्रस्ट। जो आउटसाइडर थे वे आर पे करने लगे थे ट्रस्ट। आर के भरोसे पे ही वे जितने भी पार्टनरशिप के साथ जितने भी ट्रांजेक्शन करते थे वे आर के भरोसे पे करते। उन्हें पता था कि यार ये बंदा अच्छा बंदा है, होनेस्ट बंदा है, एकदम फर्स्ट क्लास बंदा है, और ये 10 साल से टिका हुआ है यार, बहुत बढ़िया बंदा, एकदम देव मानुष। ये देव मानुष है यार, इसलिए हम जो बिजनेस कर रहे हैं वो पार्टनरशिप के साथ करेंगे तो कोई दिक्कत हमारे साथ, कोई ठगी नहीं होगी, कोई चीटिंग हमारे साथ नहीं होगी, ऐसा आउटसाइडर समझते थे। एक दिन आर ने कहा इट्स इट्स नो मोर, खत्म, लेट्स ब्रेकअप, ऐसा आर ने कहा फर्म से। अब आप मिस्टर आर ने फर्म से कह दिया कि अब हम आपके साथ नहीं काम करना चाह रहे, तो अब आर हो गया रिटायर। तो जब पार्टनरशिप फर्म छोड़ता है, चाहे वो रिटायरमेंट से छोड़े, चाहे किसी भी रीजन से छोड़ रहा है, जब पार्टनरशिप फर्म छोड़ेगा उसे पब्लिक को बताना पड़ेगा, यानी पब्लिक में जाकर एक स्पीकर से ढिंढोरा पीटना पड़ेगा। एक सेकेंड, पब्लिक को जाकर लाउड स्पीकर में बताना पड़ेगा, या पब्लिक से कहें तो स्पीकर में उसको बताना पड़ेगा कि है पब्लिक, अब मैं इस फर्म का पार्टनर नहीं रहा। अब आप जब इस फर्म के साथ कोई भी व्यवहार करो तो सोच समझ के करना, क्योंकि अब मैं इस फर्म का पार्टनर नहीं हूँ। अब मेरे भरोसे पे कोई इस फर्म के साथ कोई बिजनेस नहीं करना। ऐसा उस पार्टनर को पब्लिकली बताना पड़ेगा कि हाँ, अब तक मैं पार्टनर था, तो अब तक जो भी फर्म की जिम्मेदारी थी वो मेरी जिम्मेदारी थी, लेकिन अब मैं पार्टनर नहीं रहा, अब मैंने रिटायर कर दिया। ये जो भी केस है उस केस में मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं रही। अब अगर आप कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हो फर्म के साथ पब्लिक, और फर्म उस केस में डिफॉल्ट कर रही है, तो मेरे पास मत आना, ऐसा उसे बताना पड़ेगा पब्लिकली जब वो पार्टनरशिप फर्म छोड़ के जाएगा।
ये कह रहा हूं मैं, समझे? क्योंकि उसने 10 साल काम करा तो उसकी रेपुटेशन थी, उसकी रेपुटेशन के लिए की वजह से ही फर्म के साथ लोग बिजनेस कर रहे थे। अब वो छोड़ के जा रहा है तो उसे बताना तो पड़ेगा ना उन पर्सन से कि भाई अब मैं उस फर्म का पार्टनरशिप नहीं रहा, तो अब आप करो या नहीं करो वो तो आपकी चॉइस है, लेकिन आप अगर करोगे और कल के दिन को आपके साथ कोई गड़बड़ होती है, कोई डिफॉल्ट होता है या कोई चीट कर देती है आपको फर्म, तो उस केस में आप मेरे पास रोते रोते मत आना, मत कहना मुझसे कि तुम तो बहुत अच्छे बंदे थे, मैं अच्छा बंदा भी हूँ लेकिन अब मैं फर्म का पार्ट नहीं रहा। तो ऐसे करके उसे बताना पड़ेगा पब्लिकली, वो कह रहा है। क्योंकि वो बंदा एक्टिव था, तो जो बाहरी लोग थे, जो पार्टीज होती हैं, जो पार्टीज हैं जिनसे मतलब जैसे रॉ मटेरियल आता होगा, रॉ मटेरियल का सप्लायर, लेबर, फिनिश गुड बनती होगी, उसके डिस्ट्रीब्यूटर होंगे, आफ्टर कस्टमर सर्विस वगैरह वाले सब, ये जो कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बने हैं, नॉट दैट टाइप ऑफ रिलेशनशिप जो आप समझे, लेकिन जो भी कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बनती है वो सब एक बंदे की उससे बनती है कि उसका बिहेवियर कैसा है। अब जैसे ही वो बंदा पार्टनरशिप हम छोड़ के जाएगा, उसे बताना पड़ेगा कि अब मैं पार्टनर नहीं रहा। तो अब आने वाली ट्रांजेक्शन के लिए, मान लो उसने छोड़ा 10 तारीख को, लेट सपोज अगर ये पार्टनर छोड़ के जा रहा है 10 तारीख को, ये कह रहा है नहीं नहीं भाई, 10 तारीख को से याद आया कि यार ये नहीं चल पाएगी, ये रिलेशनशिप नहीं चल पाएगी, मतलब पार्टनरशिप वाली रिलेशनशिप नहीं चल पाएगी। उसे 10th को याद आया, जब उसे 10th को लगा ये रिलेशनशिप से नहीं चल पाएगी, उन्हें 10th को छोड़ दिया। 10 तारीख तक, यानी जब तक वो पार्टनर था, यानी कि 9 की इवनिंग तक, उसने 10 की मॉर्निंग सुबह उठा, उसको रात को सपना आया कि आज पार्टनरशिप फर्म छोड़नी है। सुबह उठ के नहा धो के फ्रेश होके गया बंदा फर्म की ऑफिस, उसने कहा इट्स ओवर, अपन नहीं रहेगा अभी तक, ऐसा उसने कहा पार्टनर ने फर्म से। तो 9 तारीख तक उसने बिजनेस करा, 10 तारीख की सुबह उसने छोड़ दिया। तो जिस तारीख तक वो पार्टनरशिप फर्म के अंदर रहा, यानी कि कहीं ना कहीं 9 तारीख तक रहा, 10 तारीख में छोड़ा जब, तो 9 तारीख तक के लिए सारी जो ट्रांजेक्शन थी उसके लिए वो लाइबल है। 9 तारीख तक अगर कोई ट्रांजेक्शन थी और उसका फर्म अगर डिफॉल्ट कर रही है तो उसके लिए वो लाइबल रहेगा, मिस्टर राजू। लेकिन जब वो 10 तारीख से छोड़ चुका, तो जिस डेट से वो फर्म छोड़ दी, उस डेट से आने वाली डेट तक अगर कोई भी ट्रांजेक्शन होती है या कोई भी ऐसी चीज होती है जिस जो जहाँ पे फर्म किसी को ठगती है या कोई बंदा फर्म को ठगता है, तो उस केस में मिस्टर राजू का कोई रिलेशनशिप नहीं है, क्योंकि फर्म के साथ वो सारे अपने रिश्ते खत्म कराया, सारी चीज डिलीट कर दी, मतलब सॉरी, सारी चीज खत्म कर दी। उस केस में अब मिस्टर आर लाइबल नहीं रहेगा किसी भी एक्ट के लिए फर्म के या बचे हुए पार्टनर्स के। सिंपल। आई होप अब तो आपको क्लियर होगा। तो ये था हमारा पहला एक्टिव पार्टनर। अब है स्लीपिंग पार्टनर, सोया हुआ, जो नींद में सो रहा है, सॉरी, जो नींद में सो रहा है उसे कहते हैं स्लीपिंग पार्टनर। स्लीप कर रहा है मतलब बंदा सो रहा है, बंदे ने सिर्फ एक बार कैपिटल डाली, अब बंदा भूल गया फर्म को, कौन सी फर्म, कहाँ की फर्म। इसका एग्जांपल मैं दे चुका आपको इसका भी ऊपर। स्लीपिंग पार्टनर ये था अपना कालू भाई, अपने कालू भाई स्लीपिंग पार्टनर थे, ठीक। स्लीपिंग पार्टनर का एग्जांपल में दे चुका, पढ़ते हैं आगे। दे शेयर प्रॉफिट और लॉस, कालू भाई सिर्फ प्रॉफिट का शेयर करते थे या लॉस का। एंड आर लाइबल टू थर्ड पार्टी और ऑफ द एक्ट ऑफ द फर्म, और कालू भाई थर्ड पार्टी के लिए भी लाइबल थे जो भी फर्म के एक्ट है। मान लो फर्म ने कोई गड़बड़ कर दिया, किसी को थर्ड पार्टी को ठगा था, तो उसके लिए कालू भाई की लाइबिलिटी थी, इतना था। लेकिन हाउएवर नॉट रिक्वायर्ड टू गिव पब्लिक नोटिस फॉर हिज रिटायरमेंट। लेकिन अब समझो, एक बात समझो यार, किधर गए अपने कालू भाई, कालू भाई ये रहे आ गए। देखो कालू भाई ने इस फर्म को 1 लाख रुपए दिए थे। कालू भाई ने कहा था कि जो भी प्रॉफिट आए उसमें एक एक हिस्सा मुझे भी दे देना, जितने पार्टनर होंगे, मान लो 4 पार्टनर थे तो 1/4 पार्ट मुझे दे देना, ऐसा करके रेशियो बना लिया था कालू भाई ने। प्रॉफिट आता था कालू भाई ले लेते थे, बस उन्होंने एक बार कैपिटल डाली, अब प्रॉफिट ले हो जा रहे हैं, जब भी प्रॉफिट कमा रही है पार्टनरशिप फर्म भी प्रॉफिट को गेन करो जा रहे हैं, मतलब प्रॉफिट को ले रहे हैं अपने बैंक अकाउंट, उनके पैसे आ रहे हैं, बस वे साइड में बिजनेस चला रहे थे वे ना, तो क्योंकि वे पार्टनरशिप के डे टू डे ऑपरेशन में नहीं थे। तो ये बात बताओ, इस फर्म के सप्लायर को ये थोड़ी ना पता होगा कि भाई ये राजू भाई थे कोई, उन्हें तो ये उस पार्टनर का नाम पता होगा ना जो एक्टिवली काम कर रहा होगा, ना फर्म के सप्लायर को पता होगा, ना सेल्स और सेलर को पता होगा, ना उसके क्या बोलते हैं अपना कस्टमर को इतनी वो होगी, कस्टमर के साथ इंटरेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि राजू भाई तो एक अलग जगह जॉब कर रहे थे अभी तक, क्योंकि वे स्लीपिंग में पड़े थे, एक अलग जगह अपनी जॉब कर रहे थे। पार्टनरशिप फर्म में तो सिर्फ कैपिटल डाल रहा था प्रॉफिट अर्न करने की इंटेंशन से। तो इस केस में क्योंकि राजू भाई को ज्यादा लोग जानते नहीं होने के, तो राजू भाई को नोटिस देने की जरूरत भी नहीं। किसे नोटिस देंगे? खुद को कहेंगे कि मैं पार्टनरशिप फर्म छोड़ चुका हूँ, आईने के सामने खड़ा होकर खुद को थोड़ा ना कहेंगे। कहने की मान लो ये राजू भाई है, राजू भाई का एक सप्लायर के पास कह रहे कि अब मैं उस पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर नहीं रहा। सप्लायर कहेगा आप हो कौन, आप थे उसके पार्टनर, हमने तो आपको कभी नहीं देखा उसकी ऑफिस में या किसी काम में, आप थे सच में, वी कांट बिलीव, ऐसा कहेगा सप्लायर।
इसलिए ये एक बेवकूफी हो जाएगी कि आप जा जाके लोगों से कहें कि हम पार्टनर नहीं रहे, जो लोग आपको जानते ही नहीं है। क्योंकि इसलिए कहा गया है क्योंकि स्लीपिंग पार्टनर को ज्यादा लोग जानते ही नहीं है, इसलिए रिटायरमेंट के टाइम पे स्लीपिंग पार्टनर को नोटिस देने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जो एक्टिव पार्टनर होता है, जैसे हमारे केस में ये राजू भाई थे, तो राजू भाई को लोग जानते थे, इसलिए उन्हें नोटिस देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप स्लीपिंग पार्टनर हो तो आपको वैसे ही ज्यादा लोग नहीं जानते होने के, तो आपको नोटिस देने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन हाँ, लाइबिलिटी आपकी भी वैसी रहेगी जैसे एक एक्टिव पार्टनर की थी। एक्टिव पार्टनर भी डेट ऑफ रिटायरमेंट से पहले की सारी ट्रांजेक्शन के लिए लाइबल था, और आप भी डेट ऑफ रिटायरमेंट की से पहले की सारी ट्रांजेक्शन के लिए लाइबल रहोगे। सेम लाइबिलिटी है, लेकिन आपको नोटिस देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको ज्यादा लोग जानते ही नहीं, तो नोटिस किसको दोगे? लोग भगाएंगे, पीट पीट के भगाएंगे, इसलिए आपको नोटिस देने की कोई जरूरत ही नहीं है। अब पढ़ते हैं अगला पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर। आपने अकाउंट के अंदर दो ट्रांजेक्शन पड़ी होंगी, एक था रियल, कोई बंदा एक तो रियल होता है, एक नॉमिनल। नॉमिनल पार्टनर समझिए क्या, एक ऐसा बंदा समझो जिसका पब्लिक में, जिसका उस बिजनेस पार्टनरशिप में कोई इंटरेस्ट नहीं। समझो यार, एक सेकंड रुको, इसका एग्जांपल दूंगा, फर्स्ट क्लास समझ जाओगे। ये है मुक्कू भाई, मुक्कू, समझ गए आप मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मुक्कू भाई अपने। तो मुक्कू भाई है और मैं हूं मुक्कू भाई है, और एक है हमारे सिस्टम भाई। सिस्टम भाई, मैं हूं मुक्कू भाई है, सिस्टम भाई है। मैंने सिस्टम भाई ने मिलकर पार्टनरशिप बनाई, क्योंकि दो बंदे पार्टनरशिप बना सकते हैं, तो मैं सिस्टम भाई मिलकर पार्टनरशिप बना रहे थे। हमें पता है मुक्कू भाई बेल पॉपुलर, भाई मुक्कू भाई तो मुक्कू भाई है ना। हमने सोचा यार मुक्कू भाई को भी अगर हम ऐसा कर दे कि यार इन्हें भी अपना पार्टनर बना लें, तो बढ़िया हो जाए, मजा आ जाए। कोई से बैंक में जाएंगे, सीधा हमें फर्स्ट क्लास लोन देगी बैंक, क्योंकि हम कहेंगे मुक्कू भाई हमारे पार्टनर हैं। तो हम ऐसा कहेंगे, हम मुक्कू भाई का नाम लिए तो के साथ ही 100-200 करोड़ तो बैंक ऐसे ही दे देंगे, मतलब 100-200 करोड़ तो खैर ज्यादा हो गया, लेकिन 10-5-10-20 करोड़ रुपए तो कोई सी बैंक हमें दे देगी, जब हम कहेंगे कि हम मुक्कू भाई हमारे पार्टनर हैं। तो हम गए मुक्कू भाई के पास, मैं और सिस्टम भाई गए मुक्कू भाई के पास। मैंने, सिस्टम भाई ने कहा मुक्कू भाई से, मुक्कू भाई, मुक्कू भाई आप हमारे पार्टनर बन जाओ। पहले तो मुक्कू भाई हमें देख रहा है कि यार ये है कौन, मुझे पार्टनर बनाएंगे? मुझे, मतलब मेरी इतनी बड़ी रिलायंस कंपनी है, इतनी बड़ी रिलायंस इंडस्ट्री का मैं मालिक हूँ, और ये दो लड़के आके मुझसे कह रहे हैं, ये कोई तुषार नाम का कोई सिस्टम नाम का, कि ना मुझे पार्टनर बना लो। मुक्कू भाई कह रहे हैं गार्ड्स, मैं कह रहा मुक्कू भाई गार्ड्स बात मत बुलाओ, अभी थोड़ा बात समझो आप। देखो हमारी नया सेटअप है, हम आपको पार्टनर बनाना चाह रहे हैं सिर्फ दिखाने के लिए। हम चाह रहे हैं आपको, ना तो आप रियल में हम प्रॉफिट दे, आप ना रियल में हमारे पास कुछ वो करो, हम आप सिर्फ ऐसा दिखाना बनाना चाह रहे हैं कि आप पार्टनर हो। समझ लो मुक्कू भाई, हमें लोन की बहुत जरूरत है, और आप ही एक ऐसे बंदे हो जिसे ऐड करते के साथ हमें कोई सा भी बैंक फटाफट लोन दे देगा। मुक्कू भाई किसी की मदद करोगे तो आपकी मदद होगी, ऐसा मैंने मुक्कू भाई को फुल इमोशनल कर दिया। मुक्कू भाई इमोशनल हो गए। मुक्कू भाई कह रहा है, रोते रोते मुक्कू भाई कह रहे बस पगले रो लाएगा क्या? मैंने कहा मुक्कू भाई आपको रोना पड़ेगा, या तो आप पार्टनर बनो या आपको फिर हम ऐसा करेंगे, इमोशनल और करूंगा मैं। मुक्कू भाई कह रहा है कोई नहीं बस चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। मुक्कू भाई ने मुझसे कहा ठीक है, मैं आपका पार्टनर बन गया, लेकिन मुझे प्रॉफिट की कोई जरूरत ही नहीं है, मैं बहुत पैसा है मेरे पास, मुझे वो, मैंने कहा हाँ मुक्कू भाई वी नो, तभी तो हम आपके पास, मतलब तभी तो हम आपको पार्टनर बना रहे हैं, क्योंकि आपकी पॉपुलैरिटी बहुत है। मुक्कू भाई और खुश, जब मैंने ऐसा कहा पॉपुलैरिटी। मुक्कू भाई कह रहे कोई नहीं, बनाओ बिंदास, मुझे बनाओ नॉमिनल पार्टनर। अब समझो आप क्या होता है नॉमिनल पार्टनर। ए पार्टनर हुज लैंड हिज नेम टू फर्म, एक ऐसा पार्टनर जो सिर्फ अपना नाम देता है फर्म को। हम मुक्कू भाई से पैसे लेने गए, हमने मुक्कू भाई से नू तो नहीं कहा कि मुक्कू भाई आप पैसे दो, हमने सिर्फ मुक्कू भाई से इतना कहा कि मुक्कू भाई आप हमें अपना नाम दो। अपना नाम दो मतलब आप हमारी पार्टनरशिप में अपना ऐसा पार्टनर अपना नाम लिखवा दो, बस आपका नाम ही काफी है। अगर आपका नाम हमारे साथ होगा तो कोई सा बैंक हमें एकदम लोन दे देगा, बैंक मुक्कू भाई पड़तों के साथ एकदम चेक फेंकेगा, मतलब एकदम नोट देगा। मुक्कू भाई हमसे राजी हो गए, मुक्कू भाई ने कहा ठीक है मेरा नाम ले लो। हमने एग्रीमेंट बनाया, एग्रीमेंट में मुक्कू भाई का नाम भी ऐड कर दिया। डीट के अंदर तीसरा पार्टनर बना दिया मुक्कू भाई। डीट के अंदर पार्टनर बन रहे तीसरा मुक्कू भाई। अब हम ले गए डीट बैंक, हमने कहा बैंक भाई पैसे दो। बैंक कह रहे कौन हो आप? कौन हो तुषार, कौन है सिस्टम? मैंने कहा अभी तीसरा नाम नहीं पढ़ोगे नीचे? उन्होंने बैंक ने पढ़ा मुकेश भाई। बैंक चुप। बैंक कह रहा ये कैसे हो गया? मैं कहा बस हो गया, आप वो मत देखो कैसे कैसे नहीं करो, आप पैसे दो, लोन दो। बैंक ही मत, बैंक कर रहा, अरे भाई मुक्कू भाई गारंटी, क्योंकि देखो हमने पढ़ा था कि जो पार्टनर्स होते हैं वे लाइबल होते हैं,
ऑल तो मुक्कू भाई ने सिर्फ अपना नाम दिया, लेकिन लाइबिलिटी तो उनकी क्रिएट हो जाएगी अगर कल के दिन को हमने कुछ गड़बड़ कर, हाल तो हम गड़बड़ नहीं करेंगे, हम अच्छे बंदे हैं, मैं भी अच्छा हूँ और सिस्टम भाई भी अपने अच्छे हैं। लेकिन अगर बाई चांस हम नहीं देख पाए, डिफॉल्ट कर दिया हमने कोई पेमेंट का, तो उस केस में मुक्कू भाई की लाइबिलिटी बन जाती है। तो इसलिए बैंक भी बेफिक्र हो गया, बैंक कह रहा पैसे दे दो यार, घर ही जा रहे हैं पैसे, ऐसा बैंक को लग रहा है क्योंकि मुक्कू भाई पार्टनर है। इसलिए तो एक ऐसा पार्टनर जो सिर्फ फर्म को अपना नाम देता है, उसे फर्म में कोई रुचि, क्या मुक्कू भाई को हमारी फर्म में कोई इंटरेस्ट है? 0% इंटरेस्ट है। लेकिन हमने मुक्कू भाई से रिक्वेस्ट करी कि मुक्कू भाई अब आप हमें अपना नाम दे दो, यानी कि आप हमारी पार्टनरशिप फर्म में एज अ पार्टनर दिख जाओ, बस आपका नाम चमक जाए, वही काफी है। और मुक्कू भाई हमसे सहमत हो गए, मुक्कू भाई ने हमारी डेट के अंदर आ गए, हमारे साथ एग्रीमेंट कर लिया। तो ऐसा पार्टनर जो सिर्फ अपना नाम देता है किसी फर्म को, उसका उसे फर्म में कोई रुचि नहीं होती, कोई इंटरेस्ट नहीं होता, उस केस में उस फर्म को उस पार्टनर को कहते हैं नॉमिनल पार्टनर। तो हमारे केस में मुक्कू भाई नॉमिनल पार्टनर है। नॉमिनल मतलब जो रियल ना हो। हमारे केस में मुक्कू भाई रियली, हमारे रियल में क्या मुक्कू भाई हमारे पार्टनर है? नहीं, सिर्फ दिखाने के लिए, सिर्फ बैंकर्स को या जनता को या आउटसाइडर को दिखाने के लिए हमारे पार्टनर है, इसलिए कह रहे हैं। लेकिन हमने एग्रीमेंट करा है, प्रॉपर्ली पार्टनर बनाया है, डीड के अंदर मुक्कू भाई का नाम भी लिखा है। तो सिर्फ एक ऐसा पार्टनर जो पार्टनरशिप फर्म को, यानी कि जो हमारी फर्म थी मेरी और सिस्टम भाई की, उसको सिर्फ अपना नाम दे रहे हैं मुक्कू भाई, इसलिए मुक्कू भाई हो गए हमारे नॉमिनल पार्टनर। क्या मुक्कू भाई हमसे पैसे मांग रहे हैं? नहीं। मुक्कू भाई की हमसे कोई रुचि है? नहीं। मुक्कू भाई को हमारे डे टू डे ऑपरेशन में कोई इंटरेस्ट है? नहीं। उनके पास इतनी बड़ी रिलायंस है, हमारे डे टू डे ऑपरेशन में उनको क्या रुचि हो गई भाई? इस तरीके से कह रहा हूँ कि ऐसा पार्टनर जो सिर्फ आपको अपना नाम देता है, जिसका आप ना तो आपसे प्रॉफिट से मतलब है ना आपके डे टू डे ऑपरेशन से मतलब है, उसे कहते हैं नॉमिनल पार्टनर। ठीक, चलिए पढ़ते हैं। इट इज नॉट एंटाइटल्ड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। मुक्कू भाई को प्रॉफिट की जरूरत है, मतलब मुक्कू भाई को पैसे की जरूरत है यार, लॉजिकली बात। दीदर ही इन्वेस्ट द फर्म, और हमने मुक्कू भाई से कोई पैसा भी नहीं मांगा था, तो जब हमने इन्वेस्टमेंट ही नहीं करा तो प्रॉफिट तो वैसे भी खैर नहीं मिलेगा। ही इज हाउएवर लायबल टू थर्ड पार्टीज टू एक्ट ऑफ द फर्म। देखो लेकिन ये वाली पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये वाला। एक सेकेंड, कल मुझे कुछ कुछ स्टूडेंट ने सजेशन दिया कि आप थोड़ा तेज बोल दे करो, लाउड बोल दे करो, तो मैंने आज तो अपनी थोड़ी पिच बढ़ाई, और आप बताना कि इसके अलावा मैं क्या इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ। वैसे देखो, आप जब तक आप नहीं बताओगे मुझे तो परफेक्ट लगेगी चीजें। आप बताओ नोट्स के अंदर कोई क्वालिटी इंप्रूवमेंट करनी है, ऑडियो क्वालिटी कुछ इंप्रूवमेंट करूँ, वीडियो क्वालिटी का इंप्रूवमेंट करूँ, या कोई भी चीज अगर आपको लगती है कि मुझे इंप्रूवमेंट करनी जरूरत है, आप बिल्कुल फील फ्री हो रहा है, एकदम मतलब एकदम फ्रीली बताओ, भाई समझ के बताओ, कोई दिक्कत नहीं। आप बताओगे तभी मैं खुद को इंप्रूवमेंट कर पाऊंगा। तो प्लीज आप बताइए, और आपको अगर अच्छा लग रहा है, कंटेंट ठीक लग रहा है, तो प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड शेयर। तो ये मैं बोलता हूँ लेकिन मेरा मन नहीं करता बोलने का, लेकिन क्योंकि ये आपको खुद करना चाहिए। आपको दिख रहा है सामने वाला बंदा बोल रहा है, 2 3 घंटे का 2 घंटे का लेक्चर ला रहा है, साथ में नोट्स भी डाल रहा है, क्वेश्चन बैंक भी डाल रहा है, सब चीज कर रहा है, तो फिर आपको खुद ही करना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ एक बार कर दीजिए, अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा बहुत भी इंप्रूवमेंट या थोड़ा बहुत भी मैं आपको कुछ वैल्यू एडिशन दे पा रहा हूँ तो करिए, नहीं तो कोई बात ही नहीं, फिर तो खैर। तो ये हमने फिर वाला पढ़ लिया कि ऐसा एक बंदा जो सिर्फ अपना नाम देता है फर्म को, उसे कहते हैं नॉमिनल पार्टनर, जिसका फर्म में कोई इंटरेस्ट नहीं होता और उसे प्रॉफिट भी नहीं मिलता, क्योंकि हम उससे कोई अमाउंट ऑफ कैपिटल भी नहीं लेते। लेकिन हाँ, क्योंकि उसने अपना नाम दिया, थर्ड पर्सन के लिए लाइबल रहता है। यानी कि अगर बैंक को हमने पैसा नहीं दिया, हमने कहा बैंक से अगर डिफॉल्ट कर गए कल के दिन को, हम ऑल्दो हम करेंगे नहीं, हम अच्छे लोग हैं, मैं भी और सिस्टम भाई भी, लेकिन बाई चांस, सॉरी, अगर बाई चांस हमने कर दिया, तो उस केस में मुक्कू भाई लाइबल रहेंगे, क्योंकि मुक्कू भाई पार्टनर बन चुके हैं। चाहे वे ऐसे पार्टनर हैं जो कि नॉमिनल है, जो कि रियल में नहीं कुछ कर रहा, लेकिन फिर भी मुक्कू भाई ने डेट साइन कर ली है, मुक्कू भाई कहीं ना कहीं हमारे पार्टनर बन चुके हैं। ये है पूरा नॉमिनल पार्टनर। पार्टनरशिप इन प्रॉफिट ओनली, पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली। देखो मैंने कहा था, जब हमने इसेंशियल एलिमेंट पढ़ रहे थे, उसमें कहा था कि प्रॉफिट शेयरिंग होना जरूरी है, चाहे लॉस शेयरिंग हो या ना हो। तो कोई एक ऐसा पार्टनर जो सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग करेगा, इसका एग्जांपल दे चुका मैं ऑलरेडी। सेकंड, सब एग्जांपल मैं ऑलरेडी कहीं ना थोड़े बहुत काफी हद तक दे चुका हूँ, थोड़े बहुत बोल रहा हूँ, सॉरी, थोड़े बहुत और काफी हद तक तो अलग अलग चीज हो गई। सेकंड रुक जाओ, ये रहा, इसका एग्जांपल ये रहा। ए बी सी 3 पार्टनर थे, ए और बी 2 पार्टनर थे, सी बाद में आया। ए बी 2 पार्टनर थे, 2 पार्टनर फर्म बना लिए थे। अब ए बी को अर्जेंट 50 लाख रुपए की जरूरत थी, अर्जेंट ए बी को 50 लाख के कैपिटल की जरूरत थी। ए बी गए सी के पास, ए बी ने कहा सी भाई हमको 50 लाख रुपए चाहिए, आप हमारे फर्म में पार्टनर बन जाओ। सी ने कहा देखो पैसे तो मैं दे दूंगा, कैश में दूंगा, अभी का अभी दूंगा तुरंत, लेकिन मैं सिर्फ प्रॉफिट के लिए पार्टनर रहूंगा। ए और बी कुछ देर अपने एक दूसरे को मुंह देख रहे, कह रहे ये क्या होता है, तो सी बताएगा। सी ने कहा देखो प्रॉफिट के लिए पार्टनर होने का मतलब ये है
कि अगर आपकी फर्म को लॉस हुआ तो आप पैसे मांगने मेरे पास नहीं आना, लेकिन आपकी फर्म को प्रॉफिट हुआ तो मैं आपके पास आ जाऊंगा अपना हिस्से का प्रॉफिट मांगने। ये भी कह रहा है ऐसे करोगे? सी कह रहा है हाँ, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। ए और बी की मजबूरी है क्योंकि उन्हें पैसा चाहिए इस टाइम, अर्जेंट लाइफ चाहिए और 50 लाख ही चाहिए, और 50 लाख एक छोटा अमाउंट नहीं है। तो ए और बी ने कहा ठीक है, हम आपको प्रॉफिट के लिए पार्टनर बना लेंगे, लेकिन आपको लॉस के लिए हम नहीं आएंगे आपके पास कहने कि आप हमें लॉस का पैसा दीजिए। लॉस जो भी होगा वो हम आपस में बांट लेंगे अपने रेशियो में, लेकिन जो प्रॉफिट होगा उसमें आपका भी एक हिस्सा ला दे देंगे, आपको भी एक रेशियो दे देंगे इक्वली। सी ने कहा ठीक है, फिर तो सब चीज बढ़िया है, लो 50 लाख रुपए अभी लो। सी ने कहा आई सुनो, सी ने अपने घर को बुलाया किसी पर्सन को, सुनिए इनको 50 लाख रुपए ला के दीजिए। सी ने पैसे दिए, एयर भी गए बिजनेस में और अपना जो उनका खर्चा था 50 लाख रुपए का अपना एक्सपेंस करा चलाया। अब आई प्रॉफिट का दिन, प्रॉफिट का दिन आया तो सी आ गया पार्टनरशिप फर्म के पास। ये भी कह रहे हैं कि अब हमको याद है हमने आपसे कहा था कि हम प्रॉफिट के इसमें पैसे देंगे, लीजिए। अगले साल हुआ लॉस, अब अगले साल गए एयर बी सी के पास, अगले साल एयर बी सी के पास जाए तो सर इस बार लॉस हो गया। सी कह रहा ये जिस गेट से आप आए हो ना, इस गेट से प्लीज दोबारा जाइए। ये भी कह रहा है ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि मैं प्रॉफिट के लिए पार्टनर हूं ना कि लॉस के लिए। ये एग्जांपल मैं दे चुका था। एक सेकेंड। हाँ, तो ये था हमारा पार्टनरशिप इन प्रॉफिट। ए पार्टनर हु इज एंटाइटल्ड टू शेयर द प्रॉफिट ओनली, सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग के लिए करता है, विदाउट बीइंग लायबल फॉर द लॉस, इज नोन एज पार्टनर फॉर प्रॉफिट ओनली। ठीक है ना? जो पार्टनरशिप फर्म को प्रॉफिट होगा तो वो लाइबल रहेगा, लेकिन वो पार्टनरशिप फर्म के लिए लॉस के लिए लाइबल नहीं रहेगा। लेकिन क्या लाइबिलिटी के लिए लाइबल रहेगा? हाँ, देखो तीन चीजें, लॉस वर्सेस लाइबिलिटी तो समझ रहे हो ना, लॉस और लाइबिलिटी अलग अलग चीज होती है। तो यार कभी तुम्हें यही कंफ्यूजन हो कि लॉस और लाइबिलिटी का, एक चीज है हमारे पास लॉस, एक है हमारे पास लॉस और एक है हमारे पास लाइबिलिटी। लाइबिलिटी, लाइबिलिटी। लॉस माने हमने बिजनेस की सेल करी और सेल करके हमें प्रॉफिट नहीं हुआ, यानी कि नो प्रॉफिट, नो प्रॉफिट। यानी कि हमने बिजनेस करा, एग्जांपल लो यार, नो प्रॉफिट का ये तो अजीब सा हो जाएगा ना, थोड़ा बल्गर टाइप हो गया, रुक जाओ। लॉस का मैं एग्जांपल देता हूँ, शेप लेता हूँ बढ़िया वाली इस बार, बहुत हो गई मजाक। तो ये हमारे पास आ गई लॉस। लॉस समझो, लॉस कब होगा, कब होएगा लॉस? एक सेकेंड। हाँ, कब होएगा लॉस? लॉस होएगा, एग्जांपल लेते हैं, लेट्स करो, सपोज करो हमारी सेल्स हुई, सेल्स है हमारी 10 लाख रुपीज की बिक्री हुई, और जो हमारी टोटल कॉस्ट आई, फिक्स और वेरिएबल दोनों, टोटल कॉस्ट आई हमारी 15 लाख रुपीज की। तो उस केस में हमारा लॉस आ जाएगा 5 लाख रुपीज का। मान लो जब हमारी सेल्स से ज्यादा हमारी कॉस्ट है, यानी कि जो हमारे सेल की प्राइस है उससे ज्यादा हमारी कॉस्ट है, तो उस केस में हमें लॉस भुगतना पड़ता है। तो लॉस एक अलग चीज हो गई, आप समझ गए लॉस क्या होता है, कि जितने का हमें बेचना चाहिए था मुझसे हमने उससे कम का बेचा, इसलिए हमें लॉस हुआ। अब हमें कम का बेचना, हो सकता है हमारी मजबूरी हो और हो सकता है हमसे सही से कैलकुलेशन नहीं हुई हो, हमारे कॉस्टिंग में कोई गड़बड़ी हो, तो वो हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर आ जाती है ये सब चीजें देखना। एक होती है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी माने, मान लो अगर आपने सप्लाई, आपने रॉ मटेरियल परचेस करा 10 लाख रुपए का, आपने करा रॉ मटेरियल परचेज ऑफ रुपीज 10 lakh, but denying in payment, to supplier। मान हमने 10 लाख रुपए का रॉ मटेरियल कच्चा सामान अपने सप्लायर से लिया, 10 लाख रुपए का सामान लिया जो जो हम बनाते हैं उसका कच्चा माल, और माल हमने इस्तेमाल कर लिया कच्चा, और हमने अब उसे बना लिया, अपना गुड्स बना लिए बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब वो पैसे मांगने आ रहा है हमसे, अब वो डेट आ गई जिस डेट पर हमें पैसे देने थे, अब हम उससे कह रहे हैं कौन हो आप हो कौन, हम जानते नहीं, पार्टनर्स कह रहे हैं फर्म के। तो उस केस में जो फर्म के बचे हुए पार्टनर है वो भी लाइबल रहेंगे उस झूठ के लिए,
या उस नॉन फुलफिलमेंट ऑफ ड्यूज के लिए, अपना पेमेंट ना देने के लिए बचे हुए पार्टनर भी लायबल रहेंगे। तो आप समझो, अगर आप पार्टनर फॉर प्रॉफिट हो, अगर आप पार्टनरशिप फॉर प्रॉफिट हो, तो आप लॉस के केस में तो आपकी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, क्योंकि आप सिर्फ प्रॉफिट के लिए लायबल थे, ना कि लॉस के लिए। ठीक, आप प्रॉफिट के लिए लायबल थे, लॉस के लिए लायबल नहीं थे, तो आप इसके आपको इस केस में तो कुछ भुगतना नहीं है। ये 5 लाख रुपए में आपकी कोई हिस्सेदारी नहीं है। लेकिन जो ये आपकी लाइबिलिटी, जो पार्टनरशिप फर्म की लाइबिलिटी थी, इसमें से आपको अपना हिस्सा देना पड़ेगा। इन 10 लाख रुपए में से जो आपके हिस्से के पैसे निकलेंगे वो आपको देने पड़ेंगे। क्यों देने पड़ेंगे? क्योंकि आप पार्टनर हो, चाहे भले ही आप प्रॉफिट के लिए हो, आप पार्टनर तो हो। और जो बंदा पार्टनर रहता है वो लाइबिलिटी के लिए लाइबल है, या कहें तो वो आउटसाइडर के लिए लाइबल है, चाहे भले ही वो पार्टनर किसी भी टाइप का हो। लेकिन अगर आप पार्टनर हो तो आपको लाइबिलिटी देनी पड़ेगी, आप लाइबिलिटी के लिए लायबल रहोगे। लेकिन आप लॉस के लिए लायबल नहीं रहोगे अगर आप पार्टनरशिप फॉर प्रॉफिट के अंदर हो। दोनों चीज अब मैं एग्जांपल दे चुका, भाई होप आपको सब चीज क्लियर होगी, एकदम फर्स्ट क्लास। एंटाइटल टू शेयर प्रॉफिट ओनली, देखो इसके 3 एसेंशियल प्रॉफिट चीजें देख ली। सेकंड, अरे यार भाई, कि प्रॉफिट शेयरिंग यहाँ कंपलसरी है, प्रॉफिट शेयर होनी चाहिए, लॉस हो या ना हो, क्योंकि एसेंशियल एग्रीमेंट जब हम एसेंशियल पढ़ रहे थे इसके अपने पार्टनरशिप के, उसमें प्रॉफिट शेयरिंग की बात थी, लॉस शेयरिंग की कोई बात नहीं थी। नॉट लायबल फॉर लॉस, ठीक। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, लायबल टू थर्ड पार्टीज फॉर एक्टिंग फॉर ए प्रॉफिट ओनली। चाहे आप भले ही प्रॉफिट के लिए हो, लेकिन प्रॉफिट और लॉस और लायबिलिटी में फर्क होता है, वो मैं दिखा भी चुका क्या फर्क होता है। क्योंकि लॉस और लायबिलिटी में फर्क होता है, इसलिए आप लॉस के लिए लायबल नहीं हो, लॉस के लिए जिम्मेदार नहीं हो, लेकिन आपको लायबिलिटी के लिए जिम्मेदार आप रहोगे, क्योंकि आप उस फर्म के पार्टनर हो। और जो भी किसी फर्म का पार्टनर होता है वो लायबिलिटीज के लिए लायबल रहता है। अब है इनकमिंग पार्टनर। इनकमिंग पार्टनर जो पार्टनर अब आ रहा है, सीधे नाम से पता चला है, जिसका अब एडमिशन होने वाला है, सॉरी, जिसका अब एडमिशन होने वाला है हमारी फर्म में, उसे कहेंगे इनकमिंग पार्टनर। मानो, एक सेकेंड, ये है हमारी फर्म। अरे यार शिट, सेकेंड, ये है हमारी फर्म, हमारी मीन्स किसी की फर्म। इस फर्म में थे 3 बंदे, इस फर्म में थे 3 बंदे, मिस्टर ए, मिस्टर बी एंड मिस्टर सी। ये ए और बी और सी 3 बंदों ने मिलकर फर्म चलाई थी, आप समझिए, ठीक। अरे यार, ए और बी और सी 3 बंदों की ये फर्म है। अब एक है मिस्टर सी के बच्चा, मिस्टर सी के लड़के हैं, समझो मिस्टर सी के एक लड़के हैं, यानी कि मिस्टर सी के एक सन है, जिनका जो है डी। मिस्टर सी का एक सन है डी। तो मिस्टर जी सी चाह रहे हैं कि वे अपने लड़के डी को भी पार्टनर बना दे। तो क्या बना सकते हैं? हाँ बना सकते हैं, अगर डीड अलाउड करती है। तो डीड ने कहा है कि नया पार्टनर आ सकता है तो आएगा। तो मिस्टर सी चाह रहे हैं कि वे अपने लड़के डी को भी पार्टनरशिप में डाल दें, फैमिलीज्म। लेकिन उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मिस्टर सी ने कहा है कि वे अपने लड़के डी को भी पार्टनरशिप फर्म में डालना चाहते हैं। तो क्या डाल सकते हैं? हाँ, अगर डी कह रही है तो अगर डी एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म के अंदर आएगा तो उसे कहेंगे इनकमिंग पार्टनरशिप, क्योंकि एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म ऑलरेडी चल रही है। चलती हुई पार्टनरशिप फर्म के अंदर जब कोई बंदा आता है एज अ पार्टनर, जब कोई पर्सन एज अ पार्टनर आएगा एग्जिस्टिंग ऑनगोइंग पार्टनरशिप फर्म के अंदर, उसे कहेंगे इनकमिंग पार्टनर। क्योंकि अभी पार्टनरशिप फर्म चल रही है और चलते हुए पार्टनरशिप फर्म के अंदर डी आ रहा है, जो कि मिस्टर सी का सन है, चाहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उसकी डीड में ये चीज लिखी हुई होनी चाहिए कि नया पार्टनर आ सकता है। नए पार्टनर्स के लिए मान लीजिए 3 में से 2 मेंबर्स की सहमति लगनी थी, तो मिस्टर सी ने तो दे दी क्योंकि उनका ही सन आ रहा है, और मिस्टर ए ने भी दे दी। मिस्टर बी मना कर रहा है, ऑल्दो लो ये कहता है कि सब सारे के सारे पार्टनर की सहमति चाहिए। लो में ये बात कही गई है कि सारे के सारे पार्टनर्स की सहमति चाहिए। लेकिन डीड के अंदर ये बात कही है कि एग्रीमेंट आप कुछ और भी कर सकते हो। लेकिन हम मान के चलते हैं कि सारे के सारे पार्टनर्स ने कर दिया है। एक सेकेंड, क्योंकि लो ये बात कहता है कि सारे के सारे पार्टनर्स करने चाहिए, तो ये मान के चलिए सारे के सारे पार्टनर ने कह दिया। ए ने भी, सी ने तो कह दिया मेरा ही लड़का है तो मैं क्यों ही मना करूंगा। बी ने कहा कि चलो भाई का है तो कोई दिक्कत नहीं, और ए ने कहा कि जब ये दोनों रेडी हैं, ये दोनों तैयार हो गए, तो चलो मैं भी तैयार हूँ।
तो डी को लिया है, डी आया, इसे कहते हैं आना, मतलब इनकमिंग। तो इनकमिंग पार्टनर एक ऐसा पार्टनर जो एग्जिस्टिंग फर्म के अंदर आ रहा है, एग्जिस्टिंग चलती हुई बिजनेस के, चलती हुई पार्टनरशिप के अंदर, फर्म के अंदर आ रहा है एज अ पार्टनर, उसे कहेंगे इनकमिंग पार्टनर। ए पर्सन हु इज एडमिटेड एज अ पार्टनर इनटू एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फर्म, जैसे हमारे केस में ये वाली फर्म थी, दिस वाली, ये वाली, दिस वाली क्या होता है भाई, ये वाली, सॉरी। द कंसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर इज रिक्वायर्ड, यहाँ देखो कंसेंट ऑफ ऑल लिखा है। ऑल तो ये कहीं कहीं ऐसा कर देता है कि अगर मान लो डीड के अंदर लिखे हैं मेजोरिटी तो मेजोरिटी भी, लेकिन आप ये मान के चलो क्योंकि लो ऑल कह रहा है तो हम लो को ही प्रिविलेज देंगे, या कहें कि लो को ही डीड से हम ऊपर रख देंगे। इसलिए हम कह रहे हैं कि सारे के सारे मेंबर्स की सहमति होनी जरूरी है। तो लो ने कहा है तो हम डीड वुड जाने दो, आप ये समझो कि लो ने कहा है तो लो के केस में लो की बात मानेंगे, और हम कहेंगे कि सारे के सारे मेंबर की सहमति होनी जरूरी है। तो हमारे केस में मिल चुकी है तो अब डी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। आगे, सच अ पार्टनर इज नॉट लाइबल, सच अ पार्टनर इज नॉट लाइबल फॉर एनी एक्ट ऑफ फर्म डूइंग बिफोर हिज एडमिशन ऑफ, समझो यार, लॉजिकल बात है। मान लो यार ये आया 15 तारीख को, ये आया 15 तारीख को, अब ये बंदा ही 15 तारीख को आया, एक सेकेंड, ये बंदा आया 15 तारीख, एक सेकेंड यार, ये हो क्या रहा है भाई, ये बंदा आया 15/6, ठीक है ना, इस डेट को आया। अब ये बंदा इस डेट को आया है तो इससे पहले की ट्रांजेक्शन के लायबल क्यों होगा? मान लो इससे पहले कोई बिजनेस ने, इस पार्टनरशिप फर्म ने कोई डिफॉल्ट करा, किसी क्रेडिटर का पेमेंट नहीं करा, सॉरी, इस डेट से पहले इस पार्टनरशिप फर्म ने किसी क्रेडिटर का, अपने जो उसका क्रेडिटर थे उनमें से किसी क्रेडिटर का पेमेंट में डिफॉल्ट करा है, पेमेंट नहीं करा 15 तारीख से पहले, तो उसके लिए डी लायबल नहीं होगा, क्योंकि डी की उस टाइम पे पार्टनरशिप फर्म में पार्टनरशिप की भूमिका नहीं थी, उस टाइम पे डी का, उस टाइम पे पार्टनर नहीं था डी उस फर्म का, इसलिए वो लायबल नहीं था। लेकिन जिस डेट से वो आ गया, यानी 15 और प्लस 15 तारीख या उसके बाद वाली जितनी तारीखों पे वो पार्टनर रहेगा, उन तारीख पर जो अगर कोई डिफॉल्ट होता है या कोई भी चीज होती है उसके लिए ही लायबल रहेगा। ये कह रहता है ये वाला कॉन्सेप्ट। यही हमने ऊपर ही पढ़ा, रिटायरमेंट के केस में भी यही है, एडमिशन के केस में यही है कि जिस तारीख तक आप पार्टनरशिप फर्म में थे, जितने टेन्योर के लिए आप फर्म के अंदर थे उतने टेन्योर के लिए आप लायबल, और जिस टेन्योर में आप फर्म में नहीं थे उस टेन्योर के लिए आप बिल्कुल भी लायबल नहीं है। लॉजिकल चीज है, कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। एग्जाम्पल लिख लेते हैं, अगर ये पार्टनरशिप फर्म ज्वाइन करी 10 तारीख को, 10 सितंबर को, एक पार्टनरशिप फर्म ज्वाइन करता है ए, मिस्टर ए, अरे हो जा भाई सेलेक्ट, क्या हो रहा है भाई, अरे यार छोड़ो, हो जा मेरे भाई, पैनल, हाँ हो गया। अगर मान लो ये 10 सितंबर 2021 को एक फर्म में जाता है, ये ज्वाइन कर रहा है, ठीक, जो फर्म बनी थी 10 जुलाई 2017 से, 2017 में, ठीक, मान लो एक फर्म थी, समझो यार, इधर ही बता देते, ये यार, जस्ट अ मिनट, ये फर्म थी, ये दो डेट है इसमें, ठीक है ना, इसमें दो डेट है, एक तो बनी थी कब, इस ये चली बनी कब थी, और एक पार्टनर ऐड कब हुआ था, ये है इसके बनने की डेट, और ये है पार्टनर्स के ऐड की डेट। अब आपको सब चीज क्लियर हो जाएगी इस एग्जाम्पल के बाद। अरे यार ये पैनल कैसे फ्रीज हो रहा है भाई, अरे अरे भाई भाई क्या कर रहा है यार ये, हो गया।
अब आपको समझ में आएगा, रुक जाइए एक सेकेंड बस। हाँ आ गया। मैं ज़्यादा क्लोज लिया है इसका। हाँ ठीक है। एक तो डेट थी देखो ये इसके बनने की, मतलब कब से ये पार्टनरशिप फर्म चालू हुई थी, ये हुई थी 10th जुलाई 2017। यह पार्टनरशिप के जन्म की तिथि, या कहें तो पार्टनरशिप के स्टार्टिंग डेट 2017 है। 2017 स्टार्टिंग डेट ऑफ फर्म, इस दिन से फर्म चालू हुई थी, यानी इस डेट से पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट हुई थी। और एक डेट है हमारी एडमिशन ऑफ अ पार्टनर की, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर किस डेट पे हुआ था पार्टनर्स का एडमिशन। पार्टनर इस डेट में आया था फर्म के अंदर। डेट क्या थी वो? डेट थी 10 सितंबर 2021। 10 सितंबर 2021। ठीक है ना, दो डेट इंपोर्टेंट है इसमें, और अब आप समझ जाओगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एक सेकेंड रुक जाओ बस, थोड़ा इनलार्ज कर देता हूँ मैं। ठीक है ना, दो डेट थी ये, अब आप समझ जाओगे। ये दो डेट थी, एक डेट पर कंपनी वो फिर यार, एक डेट में पार्टनरशिप फर्म बनी थी और दूसरी डेट में नया पार्टनर आया था। आप समझिए। आप जो नया पार्टनर आया है उसकी लायबिलिटी का क्या क्या सीन है मैं आपको बता रहा हूँ। उसकी लायबिलिटी का सीन बता देता हूँ। इस डेट से लेकर और इस डेट तक एक अलग सिस्टम चलेगा, और फिर इस डेट से लेकर आने वाले टाइम के लिए एक अलग। इसका मैं फिर से बना देता हूँ ना। आने वाले डेट के लिए अलग, ठीक। दो तरीके से इसके वो चलेंगे। यह इस डेट तक जहां तक इन्होंने वो करा है अपना, यानी कि इस डेट तक वो एडमिशन नहीं हुआ उसका, इस डेट तक वो नहीं रहेगा नोट लाइबल। नोट लाइबल। और इस डेट से रहेगा वो लाइबल। इस डेट का मतलब 10 सितंबर। 10 सितंबर ऑनवर्ड, 10 सितंबर और एंड ऑनवर्ड, एंड लिख देता हूँ। ही इज लाइबल। 10 सितंबर तक उसकी कोई लाइबिलिटी नहीं, लेकिन 10 सितंबर से उसकी लाइबिलिटी हो जाएगी स्टार्ट, क्योंकि वो 10 सितंबर से पार्टनरशिप फर्म आया है चलती हुई बिजनेस के। तो 10 सितंबर से पहली ट्रांजैक्शन के लिए तो वो लाइबल नहीं रहेगा, लेकिन जो 10 सितंबर से बाद की ट्रांजैक्शन या फिर 10 सितंबर की ट्रांजैक्शन होगी उनके लिए वो लाइबल होगा। और दस सितंबर में जो के दिन जो हम परचेस करेंगे रॉ मेटेरियल की, ये जो सप्लायर को सप्लाई करेंगे या जो क्रेडिट करेंगे, कोई लोन लेंगे वगैरह लेंगे 10 सितंबर से, उसके लिए लाइबल रहेगा नया पार्टनर, क्योंकि वो उस डेट पर आया है, लेकिन उससे पहली ट्रांजेक्शन के लिए वो लाइबल नहीं रहेगा। ये कहना चाह रहा है। ऑन गोइंग इनकमिंग ऑन गोइंग आप समझ गए, जो पार्टनर जाएगा इसका भी सेम केस होगा, जो रिटायर या ऑन गोइंग होगा। इसके केस में क्या होगा, इसके केस में उल्टा होगा। जितने दिन ये रहा, मान लीजिए इतने दिन रहा होता तो जितने दिन वो पार्टनरशिप फर्म के अंदर था उतने दिन के लिए लाइबल, आने वाले टाइम के लिए नॉट लाइबल। रिवर्स हो जाएगा केस। सिंपल है यार। पार्टनरशिप एक कमरा है, जब तक तुम उस कमरे में रहोगे तब तक आप उसके लिए लाइबल। जिस दिन आप उस कमरे का गेट खोल के बाहर चले गए, यानी कि आपके ब्रेकअप कर लिया, रिश्ता खत्म, चाहे डिलीट, सॉरी, उस केस में आप लाइबल नहीं रहोगे। चलिए पढ़ते हैं आगे। तो ऑनगोइंग पार्टनर को देख लेते हैं। अब हाल तो हम समझ इनकमिंग से समझ चुके कहीं ना कहीं। इनकमिंग का जो रिवर्स केस होगा वो ऑनगोइंग है। ए पार्टनर हु लीव अ फर्म
which is rest of the partners continue to carry on a business called retiring or outgoing partner. एक बंदा जा रहा है, बाकी पार्टनर चला रहे हैं, तो उसे कहेंगे रिटायरिंग या आउटगोइंग पार्टनर। सच पार्टनर रिमेन लायबल टू थर्ड पार्टी और एक्ट फ्रॉम द डेट अंटिल पब्लिक नोटिस इज नॉट गिवन। इस केस में पब्लिक नोटिस की जरूरत है, एडमिशन केस में नहीं। लेकिन रिटायरमेंट केस में जैसे ही आप जाओगे पब्लिक नोटिस देना, मतलब जैसे ही आप जाओगे पब्लिक से कह देना पब्लिक 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 भाई हम जा रहे हैं। तो अब आप जो व्यवहार करोगे बिजनेस के साथ सोच समझ के कर लेना, हम उसके लिए लायबल नहीं रहेंगे, तो उसे कहेंगे ऑनगोइंग पार्टनर। और अब अगला टाइप ऑफ पार्टनर, पार्टनरशिप ऑफ होल्डिंग आउट। समझो, इसका एग्जांपल देता हूं। ए है, बी है, सी है, ये दो पार्टनर थे। एक ये सी उनका दोस्त है, सी उनका फ्रेंड है। ईयर भी गए एक शॉप पे, ईयर भी गए एक शॉप पे, सी भी गया शॉप पे साथ में। इस शॉप का शेप हो गया यार, ईयर भी गए एक शॉप पे, साथ में लेके सी को भी, कहा तीनों भाई चिल करेंगे, चिल, समझ गए? हाँ, आज तीनों भाई मिलकर पार्टी करेंगे, कोल्ड ड्रिंक पियेंगे मस्त, कुरकुरे खाएंगे मस्त। ईयर बी ईयर सी तीनों बनते गए, कोई दिक्कत नहीं, जाओ। जैसे ईयर बी शॉप पे गए तो शॉप के उन्होंने कहा सर आप तो उस फर्म के पार्टनर हो ना, आप तो एबीसी, ये आप तो एक्स, यार ये वाला एक्स नहीं, ये वाली एक्स, आप तो एक्स के पार्टनर हो ना, एक्स एक फर्म का नाम है, एक्स एक फर्म का नाम है, तो आप तो एक्स के पार्टनर हो, ऐसा कहा उस शॉप के ओनर ने। या फिर कहें तो जो कोल्ड ड्रिंक सर्व कर रहा था उस बंदे ने, जो मेन बंदा बैठा था। एयर बी ने कहा हाँ। सी ने फिलो में कह दिया, सी ने फिलो में कहा, सी को भी एकदम ताव आया, सी ने कहा मैं ही पार्टनर हूँ, मैं ही पार्टनर हूँ। एयर भी चुप रहे, एयर भी कह रहे यार आज तो भाई फुल मूड में, मतलब भाई आज मान ही नहीं रहा, गर्दा। तो सी ने कहा मैं ही पार्टनर हूँ, सी ने कहा मैं भी पार्टनर हूँ इस फर्म का। ईयर भी रहे चुप, ए भी कुछ बोले नहीं। सी ने कहा पार्टनर हूं, तो जो वो बंदा था उसने कहा अच्छा आप भी पार्टनर है, ठीक है। सी ने कह दिया कुछ। अब क्या हुआ, आने वाले टाइम में फर्म के अंदर था एक प्रोग्राम, फर्म के अंदर एक प्रोग्राम था, एनुअल फंक्शन था, जिसमें फर्म ने इस शॉप वाले से कहा कि आप हमें 10 लाख रुपए के सामान भेजिए, मतलब 10 लाख रुपए की बोल रहा हूँ, सॉरी ज्यादा ही हो गया। आप हमें एक सेकेंड, शिट, आप हमें 1 लाख रुपीज के कुरकुरे चिप्स वगैरह कोल्ड ड्रिंक वगैरह, मतलब एक फंक्शन हमें ऑर्गेनाइज करना है, उस फंक्शन में आप हमें 1 लाख रुपीज का सामान भेजिए। ऐसा किसने कहा? शॉप वाले से कहा फर्म ने। तो शॉप वाले ने फर्म को सामान भेज दिया, कितने रुपीज का? 1 लाख रुपीज का। ठीक, तो 1 लाख रुपीज का शॉप वाले ने फर्म को सामान भेज दिया। अब आई पेमेंट की डेट, जब पेमेंट की बारी आई तो एयरबी ने कर दी मना, एयरबी ने कहता है हम पेमेंट नहीं देते, हम पेमेंट देंगे नहीं, कुरकुरे खा गए पेप्सी पी गए, कोई प्रूफ नहीं, नहीं देते पेमेंट, बात खत्म। सी गया शॉप वाला गया सी के पास, शॉप वाला गया सी के पास अपने 1 लाख रुपए मांगने, शॉप वाला गया सी के पास, एक सेकेंड, शॉप वाला गया हमारा भाई सी के पास, भाई ने सी से कहा ए सी, मतलब शॉप वाले सी से कहा सी भाई, शॉप वाले ने कहा सी भाई तुम्हारे जो दो पार्टनर है ये भी वो पैसे नहीं दे रहे, तुम मुझे पैसे दोगे 1 लाख रुपए जो मैंने तुम्हारी फर्म को कोल्ड ड्रिंक और चिप्स भेजे है, कुरकुरे तो खा गए कोल्ड ड्रिंक पी गए और अब पैसे नहीं दे रहे। सी कह रहा मैं तो पार्टनर ही नहीं हूँ। एयर भी कह रहा उस दिन जब तुम मेरे शॉप में आए थे, कैमरे में रिकॉर्डिंग है, तुमने अपने खुद के मुंह से कहा था कि तुम पार्टनर हो, अब तुमने कहा था मैं तो तुम्हारे भरोसे पे दे दिया, क्योंकि तुम्हें तो मैं जानता था अच्छे तरीके से, एयर भी को जानता था, पर तुम पे मुझे ज्यादा भरोसा था, तुमको मैं अच्छे तरीके से जानता था। ऐसे ऐसे शॉपकीपर ने झूठी झूठी कहानी बना ली। अब तो वो बनाएगा ही, उसे पैसे रिकवर जो करने हैं अपने। शॉपकीपर ने कहा कि मैं तुमको ज्यादा अच्छे तरीके से जानता था, मुझे तुम पर ट्रस्ट ज्यादा था, तो इसलिए मैंने 1 लाख रुपए के सामान भेज दिए, अब मुझे 1 लाख रुपए तुम दोगे, ऐसा कहा शॉपकीपर ने सी से। सी कहता नहीं दूंगा, नहीं, शॉपकीपर ने कहा नहीं दोगे पक्का, एक बार और सी ने कहा नहीं देंगे जा। शॉपकीपर चला गया कोर्ट में वीडियो लेके, अपनी जो सीसीटीवी फुटेज थी वो लेके गया कोर्ट में। सी ने कहा जज साहब देखो ये बंदा आया था मेरी शॉप पे इन दो पार्टनर, इन दो के साथ,
ये दोनों ने जब कहा पार्टनर हो तो इसने भी पार्टनर कहा। अब ये मेरी पहचान का था, इसलिए मैंने एज अ पार्टनर समझ के इसे मैंने एक फर्म को दे दिया 1 लाख रुपए के वो 1 लाख रुपए की अपने चीफ सर पे दे दी कोल्ड ड्रिंक। फर्म के मेंबर चिप्स खा गए, कोल्ड ड्रिंक पी गए, अब पैसे दे ही रहे मेरे। अब आप मुझे पैसे दिवाइए सही से। जज साहब ने कहा कि हाँ सही बात है, तुम्हें कहना नहीं चाहिए था, अब तुमने कहा है, तुमने खुद के मुंह से कहा है कि तुम पार्टनर हो जबकि तुम पार्टनर नहीं थे, फिर भी तुमने खुद के मुंह से कहा कि तुम पार्टनर हो। अब तुमने कहा है तो तुम भुगतोगे, अब तुम्हें हम मानेंगे पार्टनर हो, तो अब तुम लाइबल रहोगे 1 लाख रुपए देने के लिए। इस केस में सी को 1 लाख रुपए देना पड़ेगा। यही होता है केस। सेकेंड, यही होता है केस ये वाला अपना होल्डिंग आउट का। पढ़ते हैं, व्हेन अ मैन होल्ड हिमसेल्फ आउट एज अ पार्टनर और अलाउ अदर टू डू इट। जब कोई बंदा है अपने खुद के मुंह से कहता है, खुद से कहता है कि मैं पार्टनर हूं, या दूसरे बंदे को कहता है, मान लो इस केस में सी खुद से ना कहता, एयर बी से, एयर बी कहते सी को कि तू भी मेरा पार्टनर है और सी चुप रहता, ऐसा केस भी होता तो भी वो लाइबल बन जाता। चाहे खुद से कहे चाहे दूसरे बंदे उसके सामने कहे और वो चुप है, उस केस में उसे पार्टनर माना जाएगा। और वो मना कर उसको, मान लो ये है, मान इस केस में क्या समझेगा, अगर डिनाई का मतलब समझो, मान लो ये सी ने, अब इस केस में तो हमारे केस में तो सी ने खुद ने कहा था कि मैं पार्टनर हूँ भाई शॉपकीपर से। मान लो एयर भी कहते कि सी भी हमारा पार्टनर है, आज भाई आए हैं ना, तीनों भाई एक साथ पार्टनर है, हम उस फर्म के, फर्म का नाम लेते कहते हैं हम पार्टनर है। सी चुप रहता, सी मना नहीं करता, सी ने ना हाँ कही ना कही, सी साइलेंट एकदम, मुंह पे चुप्पी रख रखी है, उस केस में भी सी लायबल है, क्योंकि उसने या तो मना करना था या हाँ करना था। मियर साइलेंस डीम अमाउंट टू एक्सेप्टेंस, साइलेंस डीम अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। तो क्योंकि सी खुद साइलेंट रहा तो हम ये मान लेंगे कि उसने एक्सेप्ट करा ये बात कि वो पार्टनर है, और अगर उसने एक्सेप्ट कर ली ये बात कि वो पार्टनर है, तो उस केस में उसे भी लाइबल माना, उसे लाइबल माना जाएगा, क्योंकि उसे हम पार्टनर मान लेंगे। ही हैज एज्यूम्ड, उसे हम एज्यूम मान लेंगे, वो चुप रहा तो उसे हम पार्टनर मान लेंगे, एज्यूम। और उसकी फेथ पे अगर कोई बंदा कोई क्रेडिट देता है, जैसे हमारे केस में दुकानदार ने चिप्स और कोल्ड ड्रिंक दी थी, उस केस में वो लाइबल रहेगा सी बंदा। तो ये था केस पार्टनरशिप बाय होल्डिंग आउट का। हमारा केस देख लीजिए, अब फिर एक बार केस बता देता हूँ। ए बी सी तीन बंदे थे, तीनों बंदे करे आज तो तबाही करेंगे भाई, मिलकर गर्दा करेंगे, चलो किसी बढ़िया सी शॉप में चलते हैं, आराम से कोल्ड ड्रिंक चिप्स खाएंगे पियेंगे मौज करेंगे। दे गए एक शॉप में, शॉप में गए तो शॉप के उन्होंने कहा, उन्होंने एयर बी को तो देख लिया, सी को भी अच्छे तरीके से जानता था, एयर बी को भी जानता था। एयर बी से कहा कि सर आप तो उस फर्म के पार्टनर भी हो, मैंने सुना है ऐसा। सी शॉपकीपर ने एयर बी से कहा सर मैंने सुना है आपसे कि आप एक्स फर्म के पार्टनर हो, आप एक्स के पार्टनर हो। तो एयर बी ने कहा हाँ हाँ आपने सही सुना है, बिल्कुल हम है। सी ने कहा, सी ने फिलो फिलो में यारी बाजी दोस्ती वगैरह में कह दिया कि हाँ नहीं नहीं ये तो है, मैं भी हूँ। ऐसी ने कहा कि एयर बी तो पार्टनर है भाई, मैं भी पार्टनर हूँ। एयर बी चुप रहे, ए बी ने कहा कुछ नहीं भाई, आज तो फिलो में रहेगा, चलो कोई दिक्कत नहीं, बोल दो आज जो बोल रहा है, कोई नहीं। तो एयर एयर भी चुप रहे, सी ने कहा बिल्कुल बिल्कुल मैं भी पार्टनर हूँ, भाई भी पार्टनर है। दुख शक्ति में अच्छा आप भी पार्टनर हो, अरे यार भाई आप तो बहुत बढ़िया आदमी हो, आप भी पार्टनर हो, बढ़िया। फिर एक तारीख ऐसी आई जब उस जो फर्म थी उसके अंदर एक एनुअल फंक्शन था, जिसमें कोल्ड ड्रिंक चाहिए थी, चिप चाहिए थे, बिस्किट चाहिए थे, ऐसा एक प्रॉपर सामान चाहिए था 1 लाख रुपए का, किराने का सामान। तो 1 लाख रुपए का सामान लेने के लिए एयर भी चलेगा, ये कोई भी बंदा चला गया इनमें से फर्म के पास एयर बी में, इसके शॉप के पास एयर बी में से। शॉपकीपर ने उस दिन को याद करते हो जब सी ने भी कहा था कि वो पार्टनर है, सी के भरोसे पे वो सामान पहुंचा दिया 1 लाख रुपए का। अब क्या वो फंक्शन हो गया, बिस्किट खा गए, चिप्स भी खा गए, पैसे पी गए। अब पैसे लेने की जब डेट आई तो उन्होंने शॉपकीपर को कर दी मना, एयर बी ने कहा कि आप हो कौन, हम नहीं जानते, हम नहीं जानते, हम नहीं देंगे, ऐसा कहा। शॉपकीपर कह रहा ऐसे ना करो यार, एयर भी कह रहा है नहीं नहीं हम नहीं देंगे। शॉपकीपर ने सोचा ये तो बेकार गंदे बेकार आदमी है, हरामी लोग हैं ये तो, एयर भी। सी बढ़िया बंदा है, सी तो अच्छा बंदा है, सी को तो मैं बहुत बढ़िया तरीके से जानता, उसके बाद चलता है। उसने कहा था ना उस दिन की वो पार्टनर है, उसके बाद चलता। शॉपकीपर गया सी के पास, शॉपकीपर ने सी से कहा सी भाई तुम्हें याद है एक दिन तुम्हारे डेट उस पाए थे, तुमने दबा के पी थी पेप्सी, तुमने पेप्सी दबा के पी थी, तो उसके उस दिन तुमने ये कहा था कि तुम मेरे पार्टनर, कि तुम भी इस फर्म के पार्टनर हो। अब इस फर्म ने मेरे से 1 लाख रुपए का सामान ले लिया, पैसे नहीं दे रहे, अब तुम्हें देने पड़ेंगे। सी कहता है मैं नहीं दूंगा। इन्हें मिस्टर कह रहा है ऐसा ना करो भाई, तुम तो बहुत अच्छे आदमी। सी नहीं मानना, शॉप कह रहा है तुम भी बेकार निकले, चलो फिर अब आओ कोर्ट। शॉपकीपर ले गया कोर्ट में। शॉपकीपर ने जो उसकी दुकान की वीडियोग्राफी थी वो लेके गया, जिस वीडियोग्राफी में वो खुद बोल रहा था, उसकी आवाज भी रिकॉर्ड हो गई कहीं ना कहीं, कि उसने कहा था कि वो भी पार्टनर है। सी ने वीडियोग्राफी, उसने शॉपकीपर ने बहुत वीडियोग्राफी दी कोर्ट में। कोर्ट में जज साहब ने कहा कि नहीं नहीं तुम सी तुम पार्टनर हो, तुम होल्डिंग आउट पार्टनर हो,
क्यों? तुमने अपने मुंह से कहा पार्टनर हो, तो इसलिए अब तुम लायबल रहोगे। मानो इसका उल्टा केस होता, तीनों बंदे गए थे, पार्टी करी इन्होंने दवा का, एयर बी से पूछा कि उस शॉपकीपर ने कि तुम पार्टनर हो, ए ने भी ने कहा हाँ पार्टनर है, ए भी ने कहा ये मेरा भाई, उसके गले में हाथ डाल के कहा ये भी मेरा भाई जो है ना सी, ये भी पार्टनर है। सी रहा चुप, सी ने कुछ उन्होंने ये नहीं कहा कि वो है या नहीं है, सी रहा चुप, साइलेंट रहा। अब साइलेंट को ये माना जाता है कि हाँ सहमति है, क्योंकि सी साइलेंट रहा तो इसका मतलब सी की, देखो कोई सी भी चीज हो यार, अगर आप किसी गलत चीज पे चुप हो तो इसका मतलब आप उस गलत चीज को कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। मेरा तो ये प्रिंसिपल है। इसी तरीके ये प्रिंसिपल लॉ ने भी समझा, लॉ ने भी कहा कि अगर आप किसी चीज के लिए चुप हो तो आप उसका मानते हो, उसका मतलब है कि आप उस चीज से सहमत हो। तो अगर सी इस केस में चुप है तो इसका मतलब सी सहमत है इस चीज से, सी ये मानता है कि वो एक पार्टनर है, अगर वो पार्टनर है तो वो लाइबल है। तो उस केस में भी सेम केस लगेगा, सी लाइबल रहेगा। तो होल्डिंग आउट भी हम कर चुके कहीं ना कहीं। A person may himself, by his word or conduct, have indicated other to believe that he is a partner, or he may be allowed other to represent him as a partner। ये तो वो खुद से कहे या दूसरे बंदे उसे उसे कहे कि वो पार्टनर है, तो वो रहेगा, सॉरी, तो वो रहेगा लाइबल। उस केस में तो पार्टनर माना जाएगा और वो लाइबल रहेगा। आप ये केस पढ़ लेना पूरा। चलिए मैं पढ़ देता हूँ। एक्स वाई पार्टनर थे फर्म के। एक्स ने ए को कहा मैनेज एज ए मैनेजर एज ए पार्टनर ऑफ टू जेड। समझो एक्स और वाई एक पार्टनर, दो पार्टनर थे, बे गए बैंक के पास। बैंक के पास गए वगैरह, मुझको पैसा दो भाई, बैंक भाई मुझे पैसा दो। बैंक कह रहा नहीं नहीं, तुम्हारी जैसी हरकतें हैं, मतलब एक्स और भाई तुम्हारी जैसी हरकतें हैं, वी कांट ट्रस्ट ऑन यू, ऐसा कहा बैंक मैनेजर ने। तभी उसी टाइम आ गया बैंक के अंदर सी। सी था ए का दोस्त, सी था एक्स का दोस्त, हाँ ए का दोस्त किसी भी, यार फिर सुनो एक सेकंड, दो बार समझो। ए बी सी तीन बंदे, ठीक। ए और बी गए बैंक में। बैंक में ए और बी ने मैनेजर से कहा कि मैनेजर साहब आप हमें 10 लाख रुपए दीजिए। मैनेजर ने कहा एक फुटी कोई नहीं मिलेगी, तुम्हारा क्रेडिट स्कोर बेकार है, तुम बेकार बंदे हो, डिफॉल्ट करते हो खूब। तभी आ गया सी बैंक में। सी था ए का दोस्त, सी और ए मिले गले। सी ने कहा भाई भाई, बैंक मैनेजर ने कहा सर आप सी जो सी बैंक मैनेजर सी ने सी से कहा सर आप ठीक बंदे हो, मैं आपको जानता भी हूँ, आप बढ़िया बंदे हो, क्या आप इसके इस फर्म के पार्टनर हो, आप भी इनके साथ हो? तो जो ए था उसने कहा हाँ मेरा भाई है मेरे साथ है, इन्होंने कहा मेरा भाई है मेरे साथ है, इसी फर्म का पार्टनर है, बात खत्म। उस केस में क्या हुआ, सी रहा चुप, सी ने कहा नहा गई ना गई। बैंक मैनेजर ने कहा ठीक है जब भाई भाई की बात है, सी को मैं अच्छे जानता हूँ, तो कोई एक गड़बड़ होगी तो मैं तो सी से ले ही लूंगा, ऐसा उसने मन में सोचा। उसने कहा ठीक है। बैंक मैनेजर ने उसे पैसे दे दिए, लोन दे दिया। अब लोन का है रीपेमेंट की बात, रीपेमेंट के टाइम पे अगर सी एयर भी पेमेंट नहीं दे रहा है तो सी के पास गया। सी ने कहा मैंने तो, उसने इन्हें कहा था सही बात है, लेकिन मैंने हाँ करी ना करी तुमने कैसे मान लिया? बैंक मैनेजर ने कहा कि आपने सर पार्टनरशिप एक्ट नहीं पढ़ा, हम पढ़े लिखे हैं, हम मैनेजर हैं, हमें पता है। पार्टनरशिप एक्ट ये कह रहा है कि अगर आप चुप भी रहोगे और सामने वाला बंदा आपको पार्टनर कह रहा है और आप चुप हो तो आप उसके पार्टनर माने जाओगे, आप पार्टनर माने जाओगे, क्योंकि आपने अपनी ना नहीं करी, और ना ना करने का मतलब कहीं ना कहीं हाँ होता है। किसी चीज पे अगर वो चुप हो तो आप उस चीज को कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हो, ये एक बेसिक प्रिंसिपल चलता है। तो इसलिए आप लाइबल हो, तो हाँ उस केस में बैंक मैनेजर सी से रिकवर कर सकता है। तो वही ऐसा ही एक केस है, आप पढ़ लेना इसे भी। एक सेकेंड, ओहो शिट। चलिए तो फिर आज हमारे टाइप्स ऑफ पार्टनर हो गए। इसके बाद अभी कोई चीज रह गई, ये एक लास्ट चीज है हमारे कल के लेक्चर में, वाला पूरा खत्म कर देंगे हम। यूनिट 1 क्या रह गया, वो मैं इसके साथ लाया था पीडीएफ पर, वो शायद अलग हो गई क्योंकि वो ऐसे ही मटेरियल से ली थी मैंने। उसमें क्या है कि बताता है कि पार्टनरशिप वर्सेस कंपनी, पार्टनरशिप वर्सेस एलएलपी, पार्टनरशिप वर्सेस सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप वर्सेस जॉइंट वेंचर, ऐसा अलग अलग फॉर्म की पार्टनरशिप के साथ कंपैरिजन करा गया है। तो मैं कल की वीडियो में उसका कंपैरिजन समझा दूंगा और साथ में हम यूनिट 2 चालू कर देंगे। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से करते रहिए, वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर करिए, और नोट्स वगैरह में भेज रहा हूँ आप उससे नोट से कर लीजिए। और बाकी अपना जो अगर आपको कोई कंपनीज एक्ट का बैकलॉग है, ये इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के लेक्चर आपने नहीं देखे उसे देख लेना, खास करके इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जरूर देख लेना, क्योंकि वो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इंपॉर्टेंट बन रहा है। 3 से 4 मार्क्स के एमसीक्यू वहां से आ सकते हैं, तो इजी चैप्टर है, 3 से 4 मार्क्स आप मत खोना, उन्हें एक बार देख लेना। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। चलिए मिलते हैं कल के लेक्चर में।